नमस्कार, जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो लगभग सुबह 7 बजे से हम लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों के जो रुझान और नतीजे आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी भी वो रुझान और नतीजे जो हैं वो आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। फाइनल जो टैली होगी अभी हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर मामला अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा कि अभी हार जीत का फैसला तय होना बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि डीडी न्यूज सबसे बड़ा विजेता बनकर उभर चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुबह 8 बजे से लगातार जितने प्राइवेट न्यूज चैनल हैं वो हरियाणा की जो टैली दिखा रहे थे वो कांग्रेस को 60 से 70 सीटें तक दिखा रहे थे। लेकिन सुबह 8 बजे से जो डीडी न्यूज जिन रुझानों को दिखा रहा था, धीरे धीरे अब वो तमाम निजी चैनल जो हैं वो डीडी न्यूज के आंकड़ों के आसपास आकर सिमट गए और अब बीजेपी यहां पर बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक डीडी न्यूज पूरी तरह से जीत चुका है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने बाकी है और हम आपको बताएंगे। और अगले 2 घंटे में तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि डीडी न्यूज यानी भरोसा भारत का है। और मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रताप सिंह हैं। बिल्कुल शुक्रिया अशोक जी। और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र आपने किया वो साफ तौर से दिखाई पड़ता है। भरोसा भारत का विश्वसनीय, सटीक, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, टीआरपी की रेस नहीं, हम सबसे विश्लेषण तरीके से भरोसेमंद आंकड़ों का विश्वास करते हैं और इसीलिए शायद हम हमेशा जनता का विश्वास हासिल करने में कामयाब रहते हैं। और एक बार फिर से हमने उसी विश्वास के साथ में, उन्हीं आंकड़ों के साथ में आपके साथ फिर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो भी रुझान इस वक्त आ रहे हैं उसका हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और लगातार इस क्रम को हम जारी भी रखेंगे। और सबसे पहले इस वक्त नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है भाजपा। रुझानों में एग्जिट पोल को लगा तगड़ा झटका। बहुमत के जादुई आंकड़े को बीजेपी ने किया पार। जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांग्रेस एनसी गठबंधन को बढ़त। सरकार बनाने के जादुई आंकड़े के पास कांग्रेस एनसी गठबंधन। हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं मतगणना से जुड़ी पल पल की खबर। सटीक और विश्वसनीय नतीजों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। और इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि हरियाणा जम्मू कश्मीर से लगातार बदलती सियासी खबरें आ रही हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हरियाणा में भाजपा को भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है। 40 के जादुई आंकड़े से आगे बढ़ के लगभग 49-50 का ये आंकड़ा छूता हुआ और हरियाणा में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव के दरमियान कह रहे थे कि हरियाणा चले दिल्ली के साथ, और दिल्ली में जो हैट्रिक लगी थी और वही हरियाणा में अगर होता है तो वो साफ तौर पर ट्रेंड कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिसकी सरकार उसकी हरियाणा में सरकार हो। हैट्रिक उस तरीके से दिखाई पड़ रही है। बहुमत के जादुई आंकड़े को फिलहाल रुझानों में बीजेपी पार कर चुकी है। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी की बढ़त लगातार बरकरार है। हरियाणा में कांग्रेस के कई दिग्गज अभी चुनावी जो रुझान आ रहे हैं उनमें पीछे दिख रहे हैं। जुलाना सीट पर कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिख रहा है। यहां पर विनेश फोगाट जो हैं उनको बीजेपी ने कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं फिलहाल रुझानों में। कुश्ती छोड़कर उन्होंने राजनीति में दाव पेच आजमाना शुरू किया था, लेकिन उनको फिलहाल जो है धोबी पछाड़ मिलती हुई लगभग दिख रही है। ये इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। गांधरबल से उमर अब्दुल्ला लगातार आगे चल रहे हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे उमर अब्दुल्ला। और नौशेरा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी जो है उलटफेर जम्मू कश्मीर से दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का वोट शेयर फिलहाल सबसे अधिक है, ये एक बड़ी खबर है। और भाजपा को अब तक करीब 27% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो अपने आप में वोट शेयर को बढ़ा दें, लेकिन सीटों के नंबर में थोड़ा अभी उलझती नजर आ रही है। और अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबरें यही हैं कि क्या कुछ ट्रेंड सेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के प्रमुख उम्मीदवारों में पुन्हाना से मोहम्मद इलियास जो कि कांग्रेस के हैं
वो आगे चल रहे हैं। ये कुछ बड़े चेहरों जो कि हरियाणा की सियासत में अपना एक मौजूद रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं गढ़ी सांपला किलोली से। हालांकि पूरे कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, लेकिन वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। हालांकि अपनी सीट पर आगे हैं हुड्डा साहब। दुड़ाराम फतेहाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार जो कि आगे चल रहे हैं, और ये अपने आप में दिखाता है कि किन किन सीटों पर अभी कौन कौन से प्रत्याशी आगे हैं। अर्जुन चौटाला आईएनएलडी के इकलौते उम्मीदवार के तौर पे हैं जो रानिया विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं, और आईएनएलडी का एक पूरा दौर हुआ करता था, लेकिन उदयवान होडल से आगे चल रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। विधानसभा सीट होडल से आगे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की जो हम आपको प्रमुख चेहरे दिखा रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं कैथल से, ये आगे चल रहे हैं। फिलहाल काफी देर से आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आ रहा है उसमें आगे चल रहे हैं। एलहानाबाद से आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा उलटफेर है, इस बार अभय सिंह चौटाला जो है पीछे चल रहे हैं। आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। ये भी इस वक्त जो है हरियाणा के जो रुझान दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर। और सबसे बड़ी खबर, विनेश फोगाट जो हैं जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी, वो पीछे चल रही हैं। विनेश फोगाट पीछे चल रही है। तोशाम से बीजेपी आगे चल रही है श्रुति चौधरी। ये जो है तोशाम की सीट जो है बंसीलाल के परिवार की सीट एक तरह से मानी जाती है, और ये भी उनके परिवार से ही है। ओम प्रकाश धनखड़ बादली से बीजेपी के, ये फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त हरियाणा की कुछ सियासी नाम, और रणजीत सिंह रानिया विधानसभा सीट से पीछे चल रहे थे, और अपने आप में हरियाणा की मौजूदा विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। 50 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है, और ये अपने आप में दिखाता है कि 90 में से 50 सीटें भाजपा के खाते में। कांग्रेस 34 सीटों पर सिमटती है, आपके हाथ में कुछ नहीं। जेजेपी की चाबी भी इस बार काम नहीं कर रही है। नेशनल लोक दल के पास 1 सीट आ सकती है, जबकि 5 अन्य भी जीत सकते हैं, और बहुमत का आंकड़ा 46 है, और उससे आगे बढ़ के 49 और 50 तक बीजेपी पहुंच रही है। यानी अपनी दम पे सरकार, जो पिछली बार उसे जरूरत पड़ी थी जेजेपी की चाबी की, वो इस बार जरूरत पड़ती नजर नहीं आ रही। और यही सबसे बड़ी खबर है आरेंद्र, क्योंकि 2014 में 2019 के चुनावों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है अभी तक रुझानों में। और जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे श्यामलाल शर्मा जम्मू उत्तर से, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। उधर बलवंत सिंह मनकोटिया चेनानी से बीजेपी के एक और उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो जम्मू में बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में पवन खजूरिया उधमपुर पूर्व से, वो जो है फिलहाल जो है वो आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं पवन खजूरिया। अशोक, नीचे पार्टी कोई भी जीत रही हो, लेकिन ऊपर तिरंगा फहरा रहा जम्मू कश्मीर के लिहाज से कम उस बिल्कुल को बेहतर कह सकते हैं। ये बड़ी बात है। और वोटर्स ने जिस तरह से वोट किया है, तो भारत की तो जीत पहले ही हो चुकी है। जावेद इकबाल बुधल से जेकेएनसी के उम्मीदवार, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के चेहरे हम दिखा रहे हैं। विधानसभा की क्या तस्वीर होगी। चौधरी लाल सिंह बसोहली से पीछे चल रहे हैं। इनको बड़ी उम्मीद से राहुल गांधी लेकर आए थे, और बीजेपी ने इसको लेकर बड़े हमले भी किए थे। अजय कुमार सधोत्रा जम्मू उत्तर से, वो पीछे चल रहे हैं। ये भी बड़ा चेहरा है, लेकिन इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बड़गांव से आगे चल रहे हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा है। अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनका ही नाम सबसे आगे, और ऐसे में उनके लेकर और विकास रसूल वानी बनिहाल से जम्मू कश्मीर में ये पीछे चल रहा है, जो कि कांग्रेस को उम्मीदवार है। अपने आप में तमाम वो बड़े चेहरे जो राज्य की सियासत में अपना एक वजूद रखते हैं। मनोहर लाल शर्मा बिलावर से, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तमाम बड़े नाम जो कि कांग्रेस की ओर से नुमाइंदगी करने की तैयारी में थे, लेकिन इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के मौजूदा ट्रेंड सेट होते हैं तो 46 के बहुमत के आंकड़े से कोई भी दल पहुंचता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी 28 सीटों के साथ में, कांग्रेस 8 सीटों के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 सीटों के साथ में, पीडीपी 5 और अदर्स 11 के साथ में मौजूदगी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनावी मैदान में है, तो ऐसे आप में ये गठबंधन के तौर पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वोट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास में। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस वक्त? तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है, बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है, अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया, और या कहेंगे ईवीएम खराब थी। अब शाम होने दीजिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो परिणामों का फिलहाल इंतजार हो रहा है, लेकिन बीजेपी, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जो है इस वक्त अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में
पहली बार अपने दम पर मेजॉरिटी में आते दिख रही है। 48, 49, 50 इन सीटों पर बीजेपी बनी हुई है। कुछ और ग्राफिक देख लेते हैं जम्मू से इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जो इस वक्त के हम आपको जो आंकड़े और तो तस्वीर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, 90 सीटों में से 90 का रुझान आ रहा है। बीजेपी 27 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, जेकेएनसी 40 सीटों पर और पीडीपी 5 सीटों पर। अदर्स के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो 40, 8, 48 यहां पर फिलहाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 48 का आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा है, क्योंकि 5 अभी नॉमिनेटेड सीट होंगी, तो 48 के करीब पहुंच रहे हैं। तो यह हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल रुझान जैसे दिख रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस और जेकेएनसी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन हरियाणा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसको हम लगातार आपको बता रहे हैं। और हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव क्षेत्र देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव क्षेत्र का आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनंतनाग राजौरी और इसके अलावा विधानसभा अनंतनाग राजौरी जो लोकसभा सीट है वहां पर जो तमाम 4 विधानसभा सीट है उनके बारे में स्थिति है जी। तो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, वहां की अगर स्थिति देखी जाए तो विधानसभा के लिहाज से 4 सीटें हैं, जिनमें से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आगे चल रही है इन चारों सीटों पर। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से किस राज्य में किस जगह पे किस दल की मौजूदगी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस राजौरी में आगे है तो बुधल में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, तो पुंछ हवेली में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही। कश्मीर घाटी के लिहाज से बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तो इसी प्रकार से लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में बारामूला, जहां पर इंडिपेंडेंट जीते थे, राशिद इंजीनियर जो थे, उसकी विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो पीडीपी करहान पे नजर आगे आ रही है, बढ़त बनाए हुए है। तो जबकि हम अगर बात करें अन्य सीटों पर तो हंदवाड़ा में, लंगेट में, सोपोर में, काफियाबाद में किस प्रकार की इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। बागूरा क्रीकी पर कांग्रेस आगे चल रही, जबकि बाकी जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे। ये यहां पर एक सेटबैक कह सकते हैं, एक बड़ा सेटबैक जो है 2 लाख वोटों से जीते थे इंजीनियर राशिद, लेकिन यहां पर दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनका जो बेस था वो कहीं ना कहीं पीडीपी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब ने जो है सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। तो ये इंजीनियर राशिद के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। एक और लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र जम्मू देख लेते हैं। बीजेपी जीती थी और जम्मू में लगातार एक गुलाबगढ़ विधानसभा सीट जरूर है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया है, लेकिन इसके अलावा तमाम सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो जम्मू में बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है वो लगातार बना हुआ है। ये जम्मू से जो बड़ी तस्वीर है वो हमारे सामने है। बिल्कुल तमाम उन जगहों के विधानसभा सीटों का हम जिक्र भी कर रहे हैं, नरगोटा हो या अन्य जगह हो, जम्मू पश्चिम हो, जम्मू उत्तर हो, मरहा हो, अखनूर हो, इन सब जगहों पर बीजेपी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिहाज से। जबकि इंडिपेंडेंट छम में आगे है, कलाकोटे पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी सियासी तस्वीर। बिल्कुल। और कैथल से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। ये बड़े नेता के बेटे हैं इसलिए उनको सुनना जरूरी है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अभी हम 2 राउंड को देख के हम पूरे की पूरी आपको स्थिति बता नहीं सकते। 12 साढ़े 12 बजे तक जब 10, 12, 15 राउंड हो गए होंगे ज्यादातर सीटों के, तब जरूर पूछना जी। अभी तीसरे राउंड की हमें रिपोर्ट आई है, तीसरे राउंड पे 2600 से हम आगे चल रहे हैं जी। अभी मैं सीधा आया, तीसरे राउंड से हम 2600 से आगे चल रहे हैं और हमारी लीड अभी बहुत बढ़ने के लिए। तो मोटे तौर पर कांग्रेस अभी यही स्टैंड ले रही है कि अभी तो काउंटिंग चल रही है, अभी चल रही है और कांग्रेस अभी भी उम्मीद कर रही है। मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके अनुसार कांग्रेस 50 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस के पास वो डेटा कहां से आ रहा है, चुनाव आयोग के डेटा के अलावा कौन सा डेटा है जो लेकिन सुरजेवाला साहब के जो बेटे हैं तो अपने आप में कांग्रेस में जो अंतर कलह था वो भी अपने आप में, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला भी सीएम बनने के प्रत्याशी थे, तो अपने आप में क्या एक वो बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ये नंबर आ रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ, लेकिन जो असल में जो सीएम के सबसे बड़े कैंडिडेट थे उनकी अगर आप उनके कुछ समय पहले अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, तमाम मीडिया चैनल पहुंचे थे, तो वो बोल जरूर कुछ रहे थे, लेकिन उनके शक्ल पर जो है उनके जो चेहरे हाव भाव थे उससे लग रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव हार चुकी है। बिल्कुल। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में विजय कौशिक जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौंगावकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ राजा गोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत यही, क्योंकि हरियाणा में तो 2/3 तक की सीधे दावेदारी थी और कांग्रेस मुख्यालय पे सुबह जलेबी बनना शुरू हो गया, मिठाइयां बंटना और नारेबाजी और जीत का जश्न की शुरुआत थी। स्थिति बड़ा अलग दिखाई पड़ रही है। आप तो खुद हरियाणा से आते हैं, क्या हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के लोग जब अपने सिद्धांतों से भटके हैं,
हमें उसके नुकसान उठाने पड़े हैं। हकीकत यह है कि इस विधानसभा चुनाव में हम रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से फेल रहे हैं। हमें भाजपा को देखकर कुछ सबक लेने चाहिए थे कि उन्होंने अपने जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखा, एक झटके में उनकी टिकट काट दी। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक सिद्धांत बनाया था कि जो 2 बार हारे हुए नेता हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। हमने अपने उस सिद्धांत को ही तोड़ दिया इस चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे नेताओं ने और कुछ ना भी सही, अगर दूरदर्शन को देखकर ही कोई रणनीति या कूटनीति बनाई होती तो निश्चित तौर पर आज दूरदर्शन का नाम आपने क्यों लिया? दूरदर्शन को देख के क्यों आपने कहा विजय भाई? मैं उसका कारण ये मानता हूं कि भाई आप अन्य चैनलों से बिल्कुल भिन्न हैं, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो आपके यहाँ ज़्यादा दिखाई देती है जी। क्योंकि कोई हमारा पक्षधर हो सकता है, कोई विरोध में हो सकता है, लेकिन आज भी दूरदर्शन को लेकर एक थोड़ी मान्यता है कि भी बैलेंस तरीके से दूरदर्शन चलता है। तो जहां आदमी को एक न्यूट्रल सच्चाई सामने आती है तो हमारी कमियां भी उसमें हमें दिखाई देती हैं। अरे आरेंद्र, मैं यहाँ पर विजय कौशिक जी की तारीफ भी एक चीज में करना चाहूंगा। मैं आज ये खुलासा कर देता हूँ, विजय भाई के साथ अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, और जबकि पूरी तरह से माहौल ये लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, सब प्रिडिक्शन हो गए थे, और मुझे खुद लग रहा था, मैंने विजय भाई से कहा कि आपकी सरकार आ रही है, तो विजय कौशिक जी ने कहा अभी हम ऐसा भरोसे के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अंदर खाने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको बीजेपी से सीखनी चाहिए, बीजेपी ये चुनाव जैसे। तो जो 3 दिन पहले विजय कौशिक जी ने कही थी वही बात आज कह रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं विजय कौशिक जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता नेता हैं और उन्होंने 3 दिन पहले भी यही बात की थी जो आज हम चुनाव रुझानों में देख रहे हैं। इसमें बिल्कुल नहीं, सही में राजगोपालन जी, ये इन्होंने बहुत डंके की चोट पे मुझे ये बात कही। नहीं, ठीक बात है अशोक जी, ये हमारी राहुल गांधी सुनना चाहिए भैया इनकी बात। बिल्कुल, इन्होंने 50 बार अपॉइंटमेंट ली, राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं दिया। पूछो इनसे पूछो। अशोक जी, सच्चाई ये है कि जब पहली बार भाजपा हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से आई, उसके बाद में दूसरी बार में वो कहने को उन्होंने कहा 70 पार। ओके, 1 मिनट विजय भाई, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है वो चुनाव लड़ रही थी, इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जो है उन्होंने ट्वीट करा है और उन्होंने ट्वीट करके पीडीपी की हार स्वीकार कर ली है। ये एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। इल्तिजा मुफ्ती ने हार स्वीकार करी जम्मू कश्मीर के चुनाव में और पीडीपी को इस बार बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा है। अशोक जी, दोनों चीजें हैं, क्या अपनी सीट पे हार स्वीकार की है, पीडीपी के लिए पूरे नहीं, राज्य में उन्होंने स्वीकार पूरी की है? पीडीपी के लिए हार स्वीकार करी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि क्योंकि पीडीपी के लिए जो चुनाव नतीजे हैं वो वास्तव में बड़े ही पीड़ादायक है और पीडीपी जो है ये चुनाव पूरी तरह से साफ होती 5 पे सिमटती नजर आ रही है। पिछली बार सबसे बड़ा राजनीतिक दल के तौर पे मौजूदगी दर्ज कराई थी और इस बार सीधे तौर पे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने चुनाव लड़ा, जमकर प्रचार किया और देखने को यह साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, द लव एंड अफेक्शन आई रिसीव फ्रॉम एवरीवन इन बिजबेहरा विल ऑलवेज स्टे विद मी, ग्रेटिट्यूड टू माई पीडीपी। मतलब उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया जिससे लगता है कि उन्होंने अपनी सीट के लिए बिजबेहरा में, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनको सब शायद माता जी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का जो है हार स्वीकार करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी सीट की जो है स्वीकार कर लिया हार। और इस वक्त कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। कृष्णपाल जी हमारे साथ फरीदाबाद से। कृष्णपाल जी, बहुत बहुत इस वक्त आपको बधाई देना, जल्दबाजी होगी कि बधाई दे दी जाए आपको? नहीं, मैं तो पूरी तरह से अशोक जी आश्वस्त हूं कि जीत बीजेपी की होगी। और मैंने एग्जिट पोल जिस दिन आए थे उस दिन मीडिया को, उस दिन भी मैंने बोला था कि मैं एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरी राय अलग है। हमेशा एग्जिट पोल सही होंगे ये संभव नहीं है और इसका कई बार हमने देखा भी है। उत्तराखंड का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ आए। और इस तरह मैं पहले दिन से कह रहा था, हरियाणा में भी तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और अब रुझानों से वो पूरी तरह धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। लेकिन गुर्जर जी, कृष्णपाल जी, हुआ क्या जमीन पर क्या? क्योंकि ऐसा सिर्फ हम एग्जिट पोल को छोड़ भी दें
लेकिन अगर आप वैसे भी देखेंगे तो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी भविष्यवाणी थी कि भाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी को 6 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तमाम चीजें थी जो जमीन पर चल रही थी। कांग्रेस लगातार कह रही थी, अटैकिंग मोड में थी, कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। जमीन पर ऐसा क्या हुआ कि जो है एक बार मतलब हैट्रिक बीजेपी, और वो भी पहली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर जो है वहां पर बहुमत के आंकड़े से ऊपर पहुंच रही है। तो जमीन पर क्या चल रहा था जो लोग देख नहीं पा रहे थे? देखिए अशोक जी, हम मोदी जी और हरियाणा में बीजेपी मनोहर जी और नायब जी ने जो काम जमीन पर किया है, हम उसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। एक लंबे अरसे के बाद हरियाणा के लोगों ने हरियाणा में विकास होते हुए देखा है, हरियाणा में सुशासन देखा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास ये होते हुए जमीन पर देखा है। नौजवानों को बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के नौकरियां मिलते हुए देखी हैं। अन्नदाता, युवा, महिला और गरीब के साथ न्याय होते हुए देखा है। तो ये सारे काम और एक भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार एक बहुत लंबे अरसे के बाद जी हरियाणा के लोगों ने देखी है। तो इसलिए विकास भी और सुशासन भी। देखिए अशोक जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आप कहीं भी लीजिए, आप उत्तराखंड लीजिए, आप मध्य प्रदेश लीजिए, आप छत्तीसगढ़ लीजिए, आज हरियाणा लीजिए, गुजरात लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां प्रो इनकम्बेंसी है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी है। ये प्रो इनकम्बेंसी क्यों है कि लोगों की अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खरा उतरती हैं। जो उम्मीदें लोग इससे लगाते हैं, उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी उन उम्मीदों को पूरा करने का कृष्णपाल जी, लेकिन आप प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास केंद्र में भी एक भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार नेतृत्व है और हरियाणा में भी भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार नेतृत्व है, इसलिए विश्वास बढ़ रहा है। कृष्णपाल जी, आप प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको 6 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। हमने देखा कि कई राज्यों में बीजेपी इस फॉर्मूले पे काम कर रही है चुनाव से पहले। आपको आवाज आ रही है कृष्णपाल जी? बधाई फोन पर आगे, दरअसल उनके पास बधाइयों का सिलसिला लगा गया, 3825 की लीड हो गई, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है, बढ़ेगी लगातार वो खुशी चेहरे पे। कृष्णपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? नहीं, मैंने जो प्रेडिक्शन की थी NIT, जहां से नीरज शर्मा है जी, मैंने पहले कहा था हम जीतेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं अभी आपके दूरदर्शन पर अशोक जी, NIT विधानसभा पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी और कमल खिलेगा। ये भी आप चलिए भविष्यवाणी आपने कर दी कृष्णपाल जी, लेकिन आप जो बात कह रहे थे उसमें मेरा सवाल ये है कि गुजरात में भी हमने देखा कि लंबे एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिहाज से चेहरे बदलने की रणनीति पे बीजेपी काम करती। क्या वही फॉर्मूला जो हरियाणा में अपनाया गया, क्या वो काम कर गया? क्योंकि स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी थी, तमाम चेहरे भी बदले गए, आपने उस विरोध को भी सहा, उसके बाद भी बदले। जी, हमारे यहाँ चेहरे नहीं बदलते, नए लोगों को मौका देते हैं। हम पुराने चेहरों से भी काम लेते हैं और नए चेहरों से भी काम लेते हैं। हमारे यहाँ बदलते नहीं है, मौका देते हैं। तो हम नए लोगों को मौका देते हैं। ये पार्टी में लगातार एक ही व्यक्ति चलेगा, लगातार चलेगा, सबको मौका मिलता है, सबका साथ और सबका विकास। कृष्णपाल जी, एक चीज और आखिरी आपसे बात करना चाहूं, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस ने पहलवान, किसान, जवान, अच्छा इसको सुन लेते हैं। अभी जो पहले निकल करके गए, एक बार उनसे जो उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, उसके समाचार पूछने चाहिए। गजेंद्र शेखावत दिखाई पड़ रही है बीजेपी के तमाम चेहरों पे जो बड़े नेता हैं, और कृष्णपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप सवाल कर रहे हैं। तो कृष्णपाल जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि जवान, किसान, पहलवान, इन 3 मुद्दों पर, खास करके कृषि जो है, किसानों को लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही थी, और कांग्रेस को लग रहा था, हुड्डा जी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम जो है शंभू बॉर्डर खोल देंगे। तो आपको लगता है इस मुद्दे पर जो बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को हार मिली है, क्या इस मुद्दे पर भी आप इस मुद्दे का असर देखते हैं? देखिए, हरियाणा का मतदाता बहुत जागरूक है। वो जानते थे कि कांग्रेस इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। जो देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 10 सालों से दुनिया में आर्थिक ताकत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है,
ये कांग्रेस अराजकता का माहौल पैदा करके, नकारात्मक राजनीति करके, भोले भाले किसानों को भड़काकर ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, इसलिए इनको ये अंजाम भुगतना पड़ा है। मोदी सरकार हो, हरियाणा की बीजेपी सरकार हो, किसानों के प्रति जिस तरह का समर्पण, जिस तरह का काम किसान अन्नदाता के लिए, जवान के लिए और पहलवान के लिए, हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे अलग खेल नीति है। सबसे ज्यादा इनाम हरियाणा के खिलाड़ियों को दिए जाते हैं और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं। और यही नहीं, अन्नदाता की जितनी फसलें एमएसपी बढ़ाने का काम हो, एमएसपी पर खरीदने का काम हो, किसान की फसल के खराबे का मुआवजा उनसे 10 गुना ज्यादा देने का हो, उनको 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम हो जी। तो इस खाद हो, बीज हो और जवान के लिए 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो। हर कोई जानता है कि मोदी सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने ही इनके लिए आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने काम किया है अन्नदाता के लिए, किसान के लिए, पहलवान के लिए और जवान के लिए, तो मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किया है। इसलिए उनका भरोसा आज बीजेपी पर दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाल गुर्जर जी। गोहाना की जलेबी मंगवा लीजिएगा और हमें भी थोड़ी जलेबी भेजिएगा, आप भी खाइएगा जलेबी। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कृष्णपाल गुर्जर जी थे। बिल्कुल। और हम अपना सहयोगी कुमार आलोक जो संवाददाता है हमारे, उनका रुख करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस मुख्यालय पे मौजूद है। उन्होंने तमाम वहां के कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत की, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या निकल के आ रही है, आइए आपको सुनाते हैं। हम अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हैं। अब से 2 घंटे पहले यानी 3 घंटे पहले कहें 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो ट्रेंड आ रही थी, जो चैनल्स में आ रहे थे ट्रेंड, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जिस तरीके से शानदार वापसी की है, उसके बाद यहाँ का जो माहौल आप देखेंगे तो बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर जो सवेरे का जो ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जलेबियां बांटी जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ सन्नाटा पसरा है। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, वैसे वैसे यहाँ समर्थकों का उत्साह भी कम होता गया। और हमने प्रवक्ताओं से बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की, तो एक बार फिर ईवीएम का रोना कांग्रेस रो रही है। कैमरामैन गिरी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, 24 अकबर रोड। तो अशोक जी, एक माहौल सुबह एक अलग था और इस वक्त की तस्वीरें जो आलोक दिखा रहे हैं वो अलग, क्योंकि सुबह सेलिब्रेशन मूड में थे। ऐसा होता है कई बार, जो शब्द पता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, नेताओं से ज्यादा जो चमचे आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार जो है सावधानी बरत रहे थे, लेकिन कुछ जो प्रवक्ता जिन्होंने प्रियंका सेना, राहुल सेना बना रखी है, वो सुबह जलेबियां भी बांटने लगे थे, ढोल भी बजा दिए थे। अब सबको अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने हरियाणा में आ रहे नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, या आपको सुनाते हैं। रुझान है वो साफ दिख रहा है कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है। कांग्रेस बहुत जिलेबी खा रही थी सुबह सुबह, अब बीजेपी के लोग, खुशी के लड्डू बीजेपी के लोगों के हाथ लगेगा। कांग्रेस जिलेबी की तरह घूमती रह जाएगी। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, हरियाणा में सरकार बनाएगी बीजेपी। जलेबी ट्रेंड कर रही है इस समय। जी हाँ, और शहनवाज जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कांग्रेस जलेबी की तरह घूमती रह जाएगी, और वास्तव में यही हुआ। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है राजगोपालन जी जुड़े हुए हैं और प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजगोपालन जी, आपके लिए एक जानकारी के साथ मैं शुरुआत करता हूं। वो जानकारी ये है कि, और मुझे लगता है आप इससे ज़्यादा बेहतर क्या बोल पाएंगे, राहुल गांधी ने 18 सीटों पर जो कांग्रेस का गढ़ था वहां खूब प्रचार किया, उनमें से 12 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, बढ़त है। उसको कारण जलेबी है। सेकंड थिंग, झूठा प्रचार है। अग्निवीर के ऊपर इतना झूठा प्रचार किया है, जो 2024 में कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर के इतना दुष्प्रचार किया है। अभी जिलेबी बीच में आ गया था, ये जिलेबी अमेरिका भेजूंगा, लंदन भेजूंगा करके ये जो विजय बैठे ना सामने, ये भी उसको स्वीकार करने से शुरू कर दी। सेकंड थिंग अशोक जी, मैं 1-2 चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ दूरदर्शन दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे साहब बीजेपी के अध्यक्ष थे, अद्वानी साहब बीजेपी के अध्यक्ष थे, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे। उस टाइम पर मैं आंखों से देखा है विजय जी, जो
मनोहर लाल खट्टर साहब 2 व्हीलर में वेस्पा स्कूटर में आते थे, नरेंद्र मोदी पीछे बैठ करके आते थे। इतना जमीन पर जुड़ा हुए दोनों हरियाणा का। ये जीत हरियाणा का तीसरा बार हैट्रिक बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मनोहर लाल खट्टर, दोनों जमीन पर जुड़े हुए हैं। अभी देखो पुणे में बारिश हुआ था 4-5 दिन पहले, उसको कैंसिल कर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, लेकिन घर में बैठ करके कम से कम 50 बूथ एम्प्लॉय वर्कर से नरेंद्र मोदी ने फोन में बात की थी। वो सोशल मीडिया में भी चला दिया प्रधानमंत्री साहब ने। इतना जुड़ा हुआ है आमने सामने, देयरफॉर ये जीत उन्हीं की है। सेकंड, क्या ये बड़ा बूस्ट है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद, जहां बीजेपी 240 महाराष्ट्र का बूस्ट है, महाराष्ट्र का बूस्ट है, ये छोड़ दो लोकसभा का छोड़िए, महाराष्ट्र का बूस्ट है, झारखंड का बूस्ट है। सेकंड थिंग, नॉट ओनली दैट, जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग बीच में जो अस्वस्थ हुए थे, डिस्कंटेंट हुए थे, उस लोगों को बूस्टअप है। सेकंड, मुझे लगता है आने वाले दिन में धरती का पुत्र वो किधर गया है, केजरीवाल, वो तो सफाई हो गया, चौटाला सफाई हो गया, जैसे पीडीपी उधर सफाई हो गया। देयरफॉर रीजनल पार्टीज अशोक जी, कांग्रेस को ऊपर उम्मीद नहीं है, कांग्रेस डिस्टेंस करते जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस मुसलमान पार्टी का मुस्लिम वोट्स को जा रहे, रीजनल पार्टीज को वोट राजा गोपालन जी, आपको विनम्रता से रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी निशांत राय का हम रुख करते हैं, जो उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नागर। उनका क्या रिएक्शन आइए एक बार सीधे रुख करते हैं निशांत का। निशांत बताइए, बात कीजिए। प्रभारी सुरेंद्र सिंह नागर है, उन क्या कहते हैं सुनते हैं। देखिए, हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नागर जी मौजूद हैं। नागर जी, पहले आपको बधाई, रुझानों में फिलहाल आपने बहुमत हासिल कर लिया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो परिणाम जिस तरीके से जो आपके स्क्रीन पर भी मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 49-50 सीट्स में अभी बीजेपी वहाँ लीड कर रही है और ये बहुत सकारात्मक परिणाम मैं इसे कहूँगा। और देश में हरियाणा की जनता ने जो 10 वर्ष बीजेपी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है, उसको समर्थन देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार जिस तरीके के भी रुझान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, और मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से ये रुझान और आगे बढ़ेंगे बीजेपी के पक्ष में, हम अपनी सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की दृष्टि से एक नई ऊंचाई पर ले जाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस जब वहाँ प्रचार कर रही थी, पहलवान, संविधान और किसान की बात कर रही थी, आपको लग रहा है कि ये सारी बातें अब झूठी साबित हो रही हैं? निश्चित रूप से जो जनता का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। जनता ने अपना मैंडेट जिस तरीके के रुझान के आधार पर मैं कह सकता हूँ, जो मैंडेट जनता ने जो अपना समर्थन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे रहे, उससे एक बात होगा, सभी वर्गों का एक जो वर्गों में बांटने का प्रयास प्रचार किया गया, जिस तरीके से हरियाणा में खिलाड़ियों को जातियों में बांटने का प्रयास किया, जातियों को लड़ाने का प्रयास किया गया, हरियाणा की जनता ने ये जो मोहर जो जिस तरीके के रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे, इससे एक बात स्पष्ट है कि हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 10 साल के काम पर मोहर लगाई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, जो उनका खास तौर से नरेंद्र मोदी जी का जो हरियाणा में जिन्होंने काम भी किया, हरियाणा की जनता ने एक बार पुनः विश्वास व्यक्त करने जा रही है इन वोट के माध्यम से। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं, कांग्रेस ने जो जाति को लड़ाने का काम किया है, कांग्रेस ने जिस तरीके से खिलाड़ियों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उसको हरियाणा की जनता ने नकारने का काम किया। बात आई तो कुमारी शैलजा के अपमान की बात कही जाए, आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, हर वर्ग का इन्होंने प्रयास किया कि जहां तक SC ST की बात है, आरक्षण को लेकर इन्होंने दुष्प्रचार किया, लोकसभा के चुनाव में भ्रम बनाने की स्थिति पैदा की। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण समाप्त करने का काम करेंगे, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उन्होंने समझने का काम किया और कांग्रेस का जो दुष्प्रचार का उसका जवाब इस चुनाव में हमारे दलित समाज के लोगों ने वोट के माध्यम से जिस तरीके के रुझान हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज, OBC, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है और कांग्रेस के दुष्प्रचार और राहुल गांधी के दुष्प्रचार का जवाब वोट के माध्यम से देने का काम हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोगों ने किया। जलेबी की राहुल गांधी ने बात की, क्या हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में जो आपस में जलेबी बनी, उसका एक बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, जलेबी कांग्रेस में तो जलेबी कांग्रेस खुद है जलेबी, इसलिए वो जलेबी दिखा रहे थे और निश्चित रूप से जनता ने उस जलेबी को
जलेबी माना कांग्रेस को, और कांग्रेस की जो आपसी झगड़े थे, जिस तरीके की सतह पर लड़ाई थी, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अनुसूचित जाति की शैलजा जी को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, अन्य नेताओं को साइडलाइन किया गया, व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया है। हरियाणा की जनता ने, मैं हरियाणा की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस तरीके के ट्रेंड आज हमारे पक्ष में है और ये और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्रेंड और आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है हमारी, उस पर अपनी मोहर लगाने और 10 वर्ष की जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उन्होंने काम किया है, और ख़ास तौर से जो हमारे मुख्यमंत्री, देखिए मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने भी राजनीतिक जीवन में बहुत से लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन जितनी 6 महीने में जो लोकप्रियता, जिस तरीके का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जहां नरेंद्र मोदी जी की नीति और काम देश में के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी का काम जो है, उस पर इस प्रदेश की जनता ने 36 बिरादरियों ने अपनी मोहर लगा अपना समर्थन देने का काम किया है। आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, नायब सिंह सैनी का कामकाज, आपको लगता है कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, 10 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तीसरी बार हरियाणा में, और हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। देखिए, हम तो बार बार कहते थे, हरियाणा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हरियाणा में जिस केंद्र, एक बार के अलावा देश की आज़ादी के बाद जहां जिसकी केंद्र में सरकार होती है, उसी की सरकार हरियाणा में ज़्यादातर बनती है। एक अपवाद उसका है 2 वर्ष के लिए। हमें तो विश्वास था, और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने काम किया, पार्टी को जिताने का काम किया, और जो भ्रम की स्थिति बनाई हुई थी उसको तोड़ने का काम किया, और साइलेंटली हमारे वर्कर ने काम किया। चुपचाप वो अपने मिशन बनाकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, नायब सैनी जैसा आम जनता से का बीच का व्यक्ति, एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने किए, उसको उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ किया, और कांग्रेस के दुष्प्रचार को, राहुल गांधी के दुष्प्रचार को जवाब देने का काम किया। जी बिल्कुल, दुष्प्रचार की यहाँ पर हार हुई है, खासकर कांग्रेस ने जिस तरीके से हरियाणा में किया था। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नागर थे, इनका स्पष्ट कहना है कि दुष्प्रचार को जनता समझ चुकी है, और ये चुनाव में जो रुझान दिख रहे हैं फिलहाल वो हार नजर आ रही है कांग्रेस की। बहुत शुक्रिया निशांत। निश्चित तौर से, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग से वोट मिला है, और ये अपने आप में होता भी तभी आप सत्ता में आ पाते हो। वो इतनी सीटें, 50 सीटें देखिए, 50 सीटों पे बीजेपी पहुंच रही है। फिर कह रहा हूं, पहली बार अपने दम पे बहुमत से 5 सीटें ज्यादा। तो ये बिना सबका साथ सबका विकास वाली स्थिति और सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ये खास पेशकश हमारी लगातार जारी है। एक एक रुझान, नतीजे तक हम आपके साथ बने रहेंगे, विश्लेषण भी लगातार अपने मेहमानों से करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो इस वक्त आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव रुझान और नतीजे लगातार हम बने हुए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर हरियाणा में पहली बार सरकार बनाते हुए दिख रही है। बीजेपी अगर सरकार बनाएगी तो ये हैट्रिक होगी, जो कि हरियाणा में शायद एक बड़ा जो है उलटफेर एक तरह से हरियाणा की राजनीति के लिए है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां कांग्रेस और एनसीपी जो है वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, और बहुत संभव है कि वो सरकार बनाने की सिचुएशन में आ जाएं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, और इसके लिए सीधा हम चलते हैं हमारे सहयोगी निखिल के पास चलते हैं। निखिल हमें तमाम जो चुनाव से जुड़ी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो हमें निखिल बताएंगे। निखिल जी बिल्कुल, धन्यवाद अशोक और आरेंद्र। और यहाँ से हम आपको आंकड़े बताएंगे कि किस तरह से ये जो चुनाव का जो रथ है वो आगे लगातार चल रहा है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। 90 ही सीटों पर रुझान आ चुके हैं, और बीजेपी ये देखिए उनका ट्रैक्टर जो है अपना झंडा लगाए 50 सीटों के साथ आगे बढ़ रहा है। और
कांग्रेस 34 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक होगा, जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है, जो बड़े ढोल गाजे बाजे ताशे के साथ आए थे, 0 सीटों पर है। जेजेपी जो पिछली बार 10 सीटों पर थी, इस बार 0 पर उसके रुझान के मुताबिक। आईएनएलडी केवल 1 सीट पर आगे चल रही है। तो ये जो रुझान है निश्चित तौर पर, और इसमें जो अदर्स हैं वो 5 सीटों पर, निर्दलीय व अन्य। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा की 90 सीटों का जो रुझान है वो बीजेपी के लिए इस वक्त जश्न का सबब बना हुआ है। ये जनादेश है। और अब किस तरह से ये तमाम जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फतेहाबाद से धूड़ाराम वो आगे हैं बीजेपी से, और सुनैना चौटाला वो पीछे चल रही हैं। हिसार की बात करें, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की मां, वो निर्दलीय हैं और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता से आगे चल रही हैं। इसके साथ ही साथ लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के मेवा सिंह वो पीछे चल रहे हैं। तो ये जो तमाम सीटें हैं वो इनके ऊपर नजर थी। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास आगे चल रहे हैं कांग्रेस से, बीजेपी के मोहम्मद एजाज खान वो पीछे चल रहे हैं। रानिया सीट से अर्जुन चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से वो आगे चल रहे हैं, जबकि रणजीत सिंह पीछे चल रहे हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तोशाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं और अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के वो पीछे चल रहे हैं। उचाना कला से ब्रिजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। ये सारी खबरें निश्चित तौर पर जो वोटर्स हैं वो भी देख रहे होंगे। फतेहाबाद से दुड़ाराम आगे, सुनैना चौटाला पीछे और दुष्यंत चौटाला भी पीछे चल रहे हैं। ये आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिसार की सीट है, सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं जैसा कि हमने बताया, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम 2 निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में आना जिनका तय है, जिनका उसमें सावित्री जिंदल का भी नाम लिया जा रहा है। अब हम लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के मुताबिक इसको बता रहे हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र मसलन अंबाला की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं उसमें किस तरह से कौन कौन ट्रेंड कर रहा है। ये अंबाला सिटी, मुलाना, सढौरा और जगधारी से यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है इन 4 सीटों पर। उसके अलावा बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी यमुनानगर में और 2 अन्य सीटों पर आगे चल रही है। एक पर निर्दलीय आगे चल रहा है। तो हालांकि इस पर सब्सटैंशियली, इस पर अंबाला में जीत भी जो लोकसभा के दौरान थे वो कांग्रेस ने किया था। अब अगर हम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात के तहत भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो यह सीट बीजेपी ने जीती थी लोकसभा में, और बीजेपी इनकी 4 सीटों लोहारू, बधरा, दादरी और भिवानी इन सभी पर आगे चल रही है। यानी कि जो लोकसभा का ट्रेंड था वो बरकरार है। तोशाम सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। नारनौल सीट से भी, यानी 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस अटेली और महेंद्रगढ़ से आगे चल रही है। नांगला की जो सीट है, नवी सीट, नांगल चौधरी वो इस बीजेपी की सीट पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कम से कम 7 सीटों में, 9 में से 7 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। और अब हम अगली जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो फरीदाबाद, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहां भी बीजेपी हथीन, पलवल से आगे चल रही है, जबकि पृथला और होडल से कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। बीजेपी का ये देखिए, फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद, वो एनआईटी और फरीदाबाद दोनों सीटों से, यानी कि 4 सीटों से लगातार आगे चल रही है। तिगांव से भी बीजेपी आगे चल रही है। तो एक बार सब्सटैंशियल मार्जिन यहां भी अधिकांश विधानसभा सीटों पर इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीजेपी ने बढ़ाया है। बात फरीदाबाद की हो रही थी। गुड़गांव की सीट, ये भी शहर की सीट मानी जाती है। बीजेपी इसमें बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, ये सभी सीटों पर 4 कम से कम ये जो सीटें हैं शुरुआत की, इनमें भी, और उसके अलावा गुड़गांव सिटी और सोहना, यहां से भी बीजेपी आगे चल रही है, जबकि नूंह और फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस आगे चल रही है और पुन्हाना से कांग्रेस आगे चल रही है। तो गुड़गांव की जो सीट है, लोकसभा की सीट, उसको बीजेपी ने जीता था और विधानसभा में भी अधिकांश सीटों पर उसने लीड बनाई है। इसी तरह से अगर हम बात करें हिसार सीट की, हिसार में देखना दिलचस्प होगा। उचाना कला से कांग्रेस आगे है, बीजेपी आदमपुर से आगे है, और उचाना कला से के अलावा उकलाना और नारनौद, ये 2 सीटों से कांग्रेस आगे है। जबकि हांसी, बरवाला और नलवा से बीजेपी आगे है, जबकि इंडिपेंडेंट, जब सावित्री जिंदल जिस सीट की बात कर रहे थे हिसार से, वो आगे चल रही है। बीजेपी बवानी खेड़ा से आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर यहां भी लोकसभा के हिसाब से ट्रेंड देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने इसमें अच्छा खासा डेंट लगाया है इस विधानसभा चुनाव में। तो ये आप देख सकते हैं। करनाल की बात कर रहे हैं,
और करनाल निखिल, में भी आपको आप रोकना देख रहे हैं। चाहेंगे। हम जी। इस वक्त सीधे अपने सहयोगी नीरज सिंह का रुख करते हैं, जो कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। नीरज, ओवर टू यू। नीरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं हमें? नीरज, इस वक्त मुझे लगता है नीरज आप सुन पा रहे हैं? निखिल थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। जी नीरज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर जश्न का माहौल तो शुरू हो गया है। नायब सिंह जी हैं आपके साथ, क्या कह रहे हैं वो? देखिए बिल्कुल जश्न का माहौल शुरू हो गया है और आप यहाँ देखें कि बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो आवास है उस पर इकट्ठा शुरू हो गए हैं और आप देख रहे हैं ये विक्ट्री साइन तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सुबह थोड़ी सी मायूसी ज़रूर लगी थी, लेकिन जैसे जैसे ही आप देखें कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उसके बाद आप देखें यहाँ बड़ी संख्या में जो पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद थी कि पार्टी ऐसा करेगी, क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और कर रहे थे। सर 100% कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, क्योंकि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो निम्न स्तर पे जाकर एक एक दुकान में जाकर एक एक किसान के पास जाकर काम करने वाला है। हमको एग्जिट पोल पे कभी यकीन नहीं था, हमको अपनी मेहनत पे यकीन था। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को अपनी मेहनत के ऊपर यकीन था कि जो उन्होंने सरकार की विचारधाराएं, सरकार का काम आम जन तक पहुंचाया, आम जनता उसे समझने का काम करेगी। और ये 36 बरादरी की जीत है। लोग कहते थे भाई ये 2 कास्टों का इलेक्शन है, 3 कास्टों का इलेक्शन है। हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है कि 36 बरादरी एकजुट होकर हरियाणा के विकास के लिए वोट डालती है। नायब सिंह सैनी को पसंद किया है, इसका मतलब 6 महीने ही मिले थे, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। 55 प्लस होगी हमारी। नायब सैनी जी ने 2-3 महीने के कार्यकाल के अंदर ही कार्यकर्ता के अंदर इतना उत्साह भर दिया, कार्यकर्ता ने डोर टू डोर जाकर वोट मांगी है और कार्यकर्ता के अंदर पूरी मीठी कार्यकर्ता हमारी सरकार बनेगी। और तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, नायब सैनी जी के नेतृत्व में द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी बनेंगे। तो ये आपने देखा तमाम कार्यकर्ता, आपको थोड़े से दृश्य दिखा दें मुख्यमंत्री आवास के अंदर किस तरह की चहल पहल है। ये आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री आवास है और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ देखें बड़ी संख्या में जो मीडिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कमरा है जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और मीडिया के जो तमाम लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने होंगे, हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि क्या कहते हैं इस विक्ट्री को लेकर, क्या कहते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी ने जो इस तरीके से बढ़त हासिल करी है हरियाणा में। बीजेपी को एक नायाब हीरे के रूप में नायाब सैनी मिले हैं, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लोग सोच रहे थे बीजेपी कहां से किनको निकाल कर लाई, लेकिन वो नायाब हीरा साबित हुए बीजेपी के लिए। इन चुनाव में उन्होंने दिखा दिया। और इस वक्त हमारे साथ जो है सीधा हम बीजेपी मुख्यालय चल सकते हैं क्या? शायद मनोज यादव हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय। अगर हम बीजेपी मुख्यालय चल सके। जी हाँ, मनोज यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज यादव बीजेपी किसान जो मोर्चा है वहां से भी जुड़े हुए हैं और हरियाणा में 1 महीने तक डेरा डाले हुए थे मनोज यादव। तो मनोज जी, 1 महीने तक लगातार डेरा डाले हुए थे, क्या कुछ आपने देखा या कैसे हवा पलटी, ये जरा जमीनी हकीकत बताइए, क्योंकि 1 महीने पहले तक कोई कह नहीं रहा था कि बीजेपी की वहां वापसी हो रही है। जी अशोक जी, एक शेर से शुरुआत करूंगा। न हीरे की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। तो ये दिख रहा है खून पसीने की चमक है। लगातार हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ प्रमुख तक सब लोग लगातार जमीन पर लगे रहे और हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से हमने कल्याणकारी काम किए, 24 फसलों पर MSP देने का हमने काम किया, 133 करोड़ हमने उनका माफ करने का। पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर। और एक बार सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान। और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, अद्भुत और अभूतपूर्व है, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए, उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है
कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते क्षण हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किसानों के लिए वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला था, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री, बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां पर। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहाँ खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आ रहे हैं, जम्मू रीजन में शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपेक्षित है, जो हम लोग सोच रहे थे उसी दिशा में परिणाम जम्मू रीजन के तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कमान संभाली और चुनाव के समय हरियाणा में वो किसानों से संवाद करने भी पहुंचे थे। और सीधे तौर पर, क्योंकि हरियाणा का चुनाव किसानों के मसले पे एक तरीके से कहीं बीच में रहा है ये पूरा मुद्दा, और उस पर वो सीधे कह रहे हैं कि साहब हमने ठोस काम किया, वहां के किसान इसको स्वीकार रहे हैं। बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी हैं। ब्रेक के बाद प्रफुल्ल जी के पास आएंगे, मनोज यादव के पास एक बार फिर जाएंगे, राजगोपालन जी, और हमारे साथ विजय कौशिक जी बने, सबसे उनकी जो है उनकी बात सुनेंगे। लेकिन एक बात तय है, पिछले अगर आप देख रहे हो तो लगभग 1 घंटे से हरियाणा के जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान हैं वो स्टैटिक हैं, यानी बीजेपी 50 पे बनी हुई है, कांग्रेस 34-35 के बीच झूल रही है। तो लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है हरियाणा की, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। चलिए, तो आप जनादेश देख रहे हैं और हम लगातार बने हुए हैं। सीधा बीजेपी मुख्यालय चलते हैं, मनोज यादव के पास एक बार फिर। तो मनोज यादव, आप कह रहे थे ये पसीने की जो है चमक है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो की होगी, लेकिन सिर्फ मेहनत करके चुनाव नहीं जीते जाते। तो क्या जीत का फॉर्मूला इस बार क्या आपको लगता है क्या रहा? देखिए अशोक जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भ्रम और झूठ का जो गुब्बारा लेकर के घूमती है और झूठ की गारंटी लेके घूमती है, और आपको ध्यान में होगा कि इनकी गारंटी चीन के खिलौने की गारंटी के बराबर है, वो डिफेक्टेड है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से इन्होंने दुष्प्रचार किया और एक गुब्बारा बनाने का प्रयास किया कि नहीं छत्तीसगढ़ में हम लोग क्लीन स्वीप करने वाले हैं, और हरियाणा में तो इतिहास बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब सरकार बनाई थी तो 47 सीटें थी हमारे पास, और पिछली बार हमारे पास 40 सीटें थी, और इस बार हम लोग 50 के आसपास आंकड़ा छूने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो हैट्रिक लगाई है उसमें साफ साफ दिखता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और नायब जी का जो नेतृत्व वहां पर स्टेट में है, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए किसानों के हितों में, आप देखिए 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य बना, 133 करोड़ किसानों के माफ करने का हमने काम किया, बिना पर्ची और खर्ची के हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, जिसके इनके शासनकाल में किस तरह से पर्ची और खर्ची से रोजगार मिलता था, और किस तरह से पहलवानों का इन्होंने मुद्दा उठाने का काम किया। आप देखिए कि लगातार ये दुष्प्रचार फैलाने का काम करते रहे। तो जनता जनार्दन जो है वो मानती है कि कोई सुशासन दे सकता है, कोई पारदर्शी सरकार दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त कोई सरकार दे सकता है, और अंत्योदय का जिसके पास मनोज यादव एक मिनट रुकिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास में। मनोज जी एक मिनट रुकिएगा। विजय कौशिक मेरे साथ स्टूडियो में। विजय कौशिक जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं जो आप कह रहे हैं। विजय कौशिक, जो मनोज यादव कह रहे हैं, ये एक बड़ी क्या फैक्टर है कि 10 साल तक बीजेपी का शासन
शासन रहा, लेकिन करप्शन का मुद्दा इस तरह के हरियाणा का कोई करप्शन का बड़ा मुद्दा आप बीजेपी के खिलाफ नहीं ला पाए, जबकि बीजेपी 10 साल पहले की दलालों की पार्टी थी और दामादों की पार्टी थी। बीजेपी वो जो मुद्दा उठाती रही वो कांग्रेस को क्या भारी पड़ा? अशोक भाई, सच्चाई आप सुन लीजिए, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा के खिलाफ था, लेकिन मैंने कहा कि कोई मुद्दा चला नहीं, क्योंकि भाजपा कूटनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से इस चुनाव को जीतने में सफल रही है, और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम की बात आई तो हिंदुओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उन्होंने भ्रष्टाचार को नहीं देखा, उन्होंने और दूसरी समस्याओं को नहीं देखा। क्योंकि जब जान बचाने की बात हो, जब ये पता हो कि भी मिनी पाकिस्तान के नाम पर या मुसलमान के नाम पर कांग्रेस उनके साथ, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोग भी कहां उठा रहे थे? कौन सा आपने भ्रष्टाचार को लेकर कोई बड़ा इशू उठाया हरियाणा में? जी, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। स्मार्ट सिटी सबसे बड़ा घोटाला, हमने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया। प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा घोटाला था, उसको हमने जोर शोर से उठाया। कूड़ा उठाने का ठेका चाइना की कंपनी को दिया जाना, खुद खट्टर द्वारा ये मानना कि वो हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए देते हैं लेकिन कहां गायब हो जाता है, खुद भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार को स्वीकार किए जाना, तमाम तरह के मुकदमे दर्ज होना और उनमें केवल अधिकारियों की गिरफ्तारी करके लीपापोती कर देना, बहुत बड़े मुद्दे थे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं चला। कारण ये था कि रणनीति और कूटनीति, इन्होंने देखा जहां एंटी इनकम्बेंसी है इनके विधायकों के खिलाफ, एक झटके में उनको साफ कर दिया। और हमने क्या किया, हमने ऐसे लोगों को टिकट। मनोज जी रिएक्ट कीजिए, मनोज जी बताइए, मनोज जी जवाब दें। अशोक जी, इसे कहते हैं नाच ना आंगन टेढ़ा, ये वही बात है। मनोज भाई, सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, करप्ट है, जो मैं चैलेंज करता हूँ भाई, जिनके शासनकाल में पिछले 70 सालों से सबने देखा कि भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस पार्टी है, और वो कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाए, मतलब छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 76 छेद है। और मैं कहता हूं कि आप तो राहुल गांधी जी की यात्रा कराए थे, मैं आपको बता देता हूं, राहुल गांधी जी जिस जिस जगह से निकले वहां से आपने ध्यान में दिया होगा, वहां पे सब जगह ये लोग हारे हुए हैं। और किस तरह से विदेशी धरती पर जाकर के एक नैरेटिव गढ़ना कि नहीं यहाँ तो संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं, किस तरह से कहना कि नहीं निर्वाचन आयोग काम नहीं कर रहा है। तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी का यही तो गारंटी है, जो आप देखो ना, खट्टर जी ने बयान दिया महिलाओं के खिलाफ, एक ही है, 1 मिनट में उनके फोटो हटा दिए। अरे तो कूटनीति थी, कांग्रेस की तो सभाओं पे महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़, उसकी तो वीडियो सबने देखी, खुद शैलजा कुमारी शैलजा ने कहा। अशोक भाई, मैं एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट रुकिए, प्रफुल्ल केतकर, मैं 1 मिनट प्रफुल्ल केतकर के पास जाना चाहता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। प्रफुल्ल केतकर, जरा इनके प्रफुल्ल जी को स्क्रीन, हालांकि मेरे साथ आम आदमी पार्टी का संजीव नेसियार भी जुड़ चुके हैं, उनके पास आऊंगा, लेकिन प्रफुल्ल जी के पास एक बार मैं आ रहा हूं। हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस का पुराना आलाप तो यही है, एक खबर इसका हम शुरू से इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाएगा, और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस का जो प्रलाप था वो शुरू हो गया है, चुनाव आयोग रुझान शेयर करने में कर रहा है देरी। ये जयराम रमेश का बयान आ गया, एक्सपेक्टेड लाइन पर आ गया, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। तो जयराम रमेश ने और कांग्रेस ने वही पुराना आलाप जो है चुनाव आयोग को लेकर शुरू कर दिया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जैसे ही ये रुझान तस्वीरें साफ हो रही थी, हमको यही लग रहा था कि अब सबसे ज्यादा जो है इज्जत दांव पर होगी ईवीएम की, और वही हुआ। अशोक जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा वाली ईवीएम पे सवाल है और जेएनके वाले में ईवीएम पे सवाल नहीं है? ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब कहां एक राज्यवार उसमें भी दिक्कत कौन सी ईवीएम जो खराब हो गई। चलिए, ये सब मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर है, प्रफुल्ल जी को स्क्रीन पर लाइए। प्रफुल्ल जी, एक बड़ी बात इस चुनाव को लेकर जो बार बार एक चीज सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा एक बात, ये लगातार एक नैरेटिव चला कि संघ और बीजेपी जो है उसमें थोड़ी सी दूरियां आ गई और उस वजह से चुनाव नतीजों पर असर पड़ा। अभी जो खबर मैं देख रहा हूं उसमें यह है कि हरियाणा चुनाव में 4 महीने में 16,000 सभाएं आरएसएस ने की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। क्या ये भी चुनाव का एक बड़ा फैक्टर है? आरएसएस जो ग्राउंड पर रह के चुपचाप काम कर रहा था, उसने क्या तस्वीर बदल दी है? ऐसा है अशोक जी, आपको भी अच्छी तरह से पता है, आरएसएस किसी पार्टी के नाम पर तो काम नहीं करता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर मीटिंगें हुई, आपने देखा होगा अभी जब आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ता को पूछ रहा था आपका प्रतिनिधि, तब उसने कहा हमने 36 बिरादरियों का वोट लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। सच्चाई तो बात ये है कि जिस तरह से एक तरीके से हर तरीके से जाति के नाम पर बांटने का
हरियाणा में इस बार प्रयास हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार की जो लोकल सभाएं तो नहीं कह सकता हूं मैं, मीटिंग्स भाजपा ने भी की, संघ ने भी की, उसमें बिरादरियों का एक मिनट में आ रहा हूं, क्योंकि कुमारी शैलजा इस वक्त जो है, मुझे लगता है इस वक्त सबकी निगाहें कुमारी शैलजा पर है। हमारे संवाददाता राजेश राज कुमारी शैलजा के साथ है, क्या कह रही है कुमारी शैलजा को सुन लेते हैं। राजेश राज। हाँ बिल्कुल अशोक, हमारे साथ कुमारी शैलजा जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, वो अभी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। हम उनसे सबसे पहले रिएक्शन जो अभी रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। मैम, हरियाणा में तो एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो कुछ और कह रहे थे और अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, क्या रिएक्शन है आपकी? नहीं देखो, रिएक्शन इतनी जल्दी कुछ नहीं है और कुछ बदला नहीं है। ये केवल रुझान कुछ राउंड्स के हैं, अभी बहुत से राउंड, कम से कम 2/3 राउंड बचे हैं और ये भी जो दिखा रहे हैं बहुत क्लोज है। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि कुछ सैकड़ों में ही है ये बात, इतनी कोई विशेष वो नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि ज़मीन पर जो लोग एक बदलाव चाहते थे वो जब अंतिम नतीजे आएंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो क्या मतलब अभी भी कुमारी शैलजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, जबकि सारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं सभी लोग दिखा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है? बात उम्मीद की नहीं है, बात विश्वास की है, मुझे विश्वास। लेकिन कुमार राजेश, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं। राजेश शैलजा जी से सवाल पूछिए कि क्या इन चुनावों में उनको जिस तरह से नजरअंदाज किया गया था, महिलाओं को नजरअंदाज किया, दलितों को नजरअंदाज किया, क्या फिलहाल रुझानों में ये कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? मैं वही सवाल पूछ रहा था अशोक कि कल गिरिराज सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि कुमारी शैलजा जैसे जो कद्दावर नेता हैं उसकी कांग्रेस ने उपेक्षा की है। तो एक बड़ा जो है गलत मैसेज गया है वहाँ के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके भीतर। भाजपा को शैलजा की चिंता क्यों है? चिंता ना करें मेरी, कांग्रेस में हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस में काम करेंगे। ज़मीन पर हमने सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन मैम ये अक्सर देखा जाता है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है तो इसे प्रो इनकम्बेंसी हम कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो नायब सैनी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है उनकी एक कामयाबी हम कह सकते हैं। नहीं, अभी कोई कामयाबी नहीं हुई है, इसको इतना जल्दबाजी ना करें, इसमें नतीजे आने दीजिए। तब तक सुबह से अब तक भी आपने बदलाव देख लिया कि सुबह कांग्रेस कितना आगे थी, अब बीजेपी आपको थोड़ी कुछ दिख रही है, लेकिन इसके बाद फिर आप बदलाव देखेंगे और कांग्रेस का रुझान देखेंगे। पूरे चुनाव में जिस तरीके से शैलजा जी कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी की चर्चा आम पब्लिक में होती रही, पब्लिक डोमेन में होती रही, कहीं ना कहीं उसका एक गलत संदेश तो गया है। मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा तो भाजपा की भी थी, कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा की गुटबाजी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इनके सीनियर नेताओं को नज़रअंदाज किया गया, कितने लोगों की टिकट बदल दी, सत्ता में रहते हुए बाहर से ले के टिकटें दी। तो हम अब, लेकिन इस डिबेट पर हम आज के दिन हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगी कि काउंटिंग अभी चल रही है और हम आश्वस्त। राजेश एक सवाल, अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो कुमारी शैलजा को मौका मिलेगा? ये तो हाईकमान का फैसला होगा कि कौन। जी राजेश, एक सवाल उनसे जरूर, ये कुमारी शैलजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बीजेपी कुमारी शैलजा की चिंता क्यों करे, उनकी चिंता करने के लिए कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी एक मैसेज तो देने में कामयाब रही कि भाई दलितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या ये दलितों को चिंता कुमारी शैलजा की नहीं, चिंता हरियाणा को दलितों को मैसेज गया कि उनको साइड किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है? हमारे एंकर अशोक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बीजेपी ये मैसेज देने में तो कामयाब रही कि दलितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है हरियाणा में, तो ये चिंता जो है ये तो हरियाणा की चिंता जो है वो वाजिब चिंता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कामयाब रही। मैं फिर कहूँगी कि ये सब अंतिम नतीजों से जुड़ा हुआ है और उसके बाद ही कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ देखिए अशोक, कुमारी शैलजा का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर गुटबाजी की बात करें तो गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो मुद्दे उठा रही है उनके बीच भी गुटबाजी थी और बहुत सारे प्रत्याशियों के टिकट बदल दिए गए, बहुत सारे प्रत्याशियों को नज़रअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उससे अछूती नहीं थी। लेकिन कांग्रेस
कि जो गुटबाजी थी वो निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में थी, बाहर बात निकल चुकी थी और पूरे चुनाव में यह मुद्दा कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरता रहा कि कुमारी सैलजा जो हैं वो हाशिए पर हैं, कांग्रेस के लोग उनका कायदे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बड़ा संदेश देने में बीजेपी जरूर कामयाब रही, लेकिन कुमारी सैलजा को अभी भी पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अंतिम परिणाम आने तक कांग्रेस जो है वो वहां पर हुकूमत में लौटने में कामयाब हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शैलजा जी का। लेकिन एक बात है, जो अंतिम परिणाम की बात हो रही है और ये जो बार बार हो, मैं राजगोपालन जी के पास यही सवाल लेकर जा रहा हूं। राजगोपालन जी, जो कुमारी सैलजा कह रही हैं या फिर अभी जयराम रमेश ने कहा, कुमारी सैलजा तो खैर उन्होंने एक जनरल बात की कि जब तक नतीजा आ गया, लेकिन जो एक माहौल बनाने की कोशिश चल रही है, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं देख रहा था बाकी जो प्राइवेट चैनल है वो सुबह से चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ कह रहे थे, चुनाव आयोग के आंकड़े हम लगातार दिखा रहे थे जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, कभी भी कांग्रेस जो है बीजेपी से 5 से 10 सीटें आगे नहीं गई। लेकिन सुबह से जो तमाम निजी चैनल हैं वो एक माहौल बना रहे थे कि कांग्रेस को 60, 65, 70 सीटें दिखा रहे थे। अब कांग्रेस इसी बात को पकड़ रही है कि भाई ये सुबह से तो ये आंकड़े दिखा रहे थे, अब कैसे बदल गया, जबकि डीडी न्यूज और चुनाव आयोग के आंकड़े सुबह से कंसिस्टेंसी में दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, बीजेपी बिल्कुल बराबर की। तो क्या आपको लगता है ये जो प्राइवेट चैनल जो माहौल बनाने के लिए करते हैं, क्या इसके कारण भी कांग्रेस को ये मौका मिल रहा है कि वो चुनाव आयोग पर अटैक कर रहा है? अशोक जी, आप भी पत्रकारिता में बहुत लॉन्ग सर्विस किया है, मैंने आपसे भी ऊपर किया है, लेकिन राहुल गांधी को खुशी करने के वास्ते प्राइवेट चैनल्स ने ये कूद किया ना, ये बिल्कुल नाक काट किया। एक नंबर 2 है, मुझे एक चीज कहना चाहता हूँ, 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ओडिशा आंध्रा को जीता है, जीतने के बाद अभी हरियाणा जीता है, इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी का श्रेय है। और जो अग्निवीर, जो पहलवान, इतना आप जो जोड़ रहे थे ना, ये सारा झूठा साबित हुआ है। जवान किसान पहलवान, ये सारा राहुल गांधी का हवा में उड़ गया गैस बलून। सो दूसरी चीज है, ये विदेश में जा करके जितना भी अनशंट बोल रहे थे राहुल गांधी ईवीएम मशीन के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से जम्मू कश्मीर से, हजरत बल गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हो गई, यानी कि अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। सांबा में भाजपा ने जीत दर्ज की है, रुझान के बाद नतीजे में परिणाम भी अब दिखाई पड़ने लगे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से हजरत बल और गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है, 2 सीटें। और तो वहीं सांबा से अगर बात की जाए तो भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो ये रुझान के बाद अब नतीजे, जम्मू कश्मीर के विधानसभा नतीजे, जनादेश के नतीजे दिखाई पड़ने लगे हैं, जो अब रुझान से नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। हजरत बल और गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, सांबा में बीजेपी को जीत मिली है। ओके, तो राजगोपालन जी, लेकिन जयराम रमेश के बयान पर क्या कहेंगे आप? वो सीधा जो है ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो जीता है वो अलग बात है, हरेगा ईवीएम। सो दैटफॉर आपने एक के ऊपर चौंकना है। अभी जयराम रमेश को सीरियसली मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं लिया है, क्योंकि कटाकट बोल रहे थे। फिर सभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला मैं मरने को पहले ये जीतना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को सत्ता से निकाल दूंगा। ऐसे खंड अनशंट बात करके वोटर्स को गुमराह किया है। ये चुनाव हरियाणा का एक लफ्ज में मैं बोलना चाहता हूँ अशोक जी, सच्चाई का झूठा का प्रचार बीच में, सच्चाई जीत गया, झूठा हार गया। आपने कहा सच्चाई जीत की, झूठा। और मेरे साथ और भी तमाम पैनलिस्ट है, भी बता दूं, संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं, लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। चारू प्रज्ञा बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और मेरे साथ शेखर अय्यर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारू प्रज्ञा जी बीजेपी मुख्यालय से। चारू जी, खुश तो आप बहुत होंगी आज। जी मैं लेकिन एग्जिट पोल वाले दिन भी इतनी खुश थी अशोक जी, क्योंकि मैं तब से एक चीज बोल रही हूँ, एक एग्जिट पोल्स उतने रिलायबल नहीं होते, और दूसरी बात मैं बार बार ये कह रही थी कि जो ये विभाजन की राजनीति कांग्रेस बार बार चलाने की कोशिश करती है, ये फेल होती जा रही है। और इस बार भी इसी के संकेत है, क्योंकि ना जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं, ना किसान नाराज दिख रहे हैं, ना महिलाएं नाराज दिख रही हैं, ना दलित नाराज दिख रहे हैं। और अब समय आ गया है कि विपक्षी पार्टियां ये समझ ले कि अगर आपको इस देश में रहना है तो विभाजन की राजनीति करनी छोड़नी पड़ेगी। विभाजन की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। विभाजन की राजनीति, संजीव कौशिक, विभाजन की राजनीति करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। खड़गे जी के बयान का भी राजगोपालन जी जिक्र कर रहे थे
कि भाई जब तक मोदी जी को सत्ता में तब तक मैं, ये ऐसे सब बयान देकर ये जनता के बीच बहुत अच्छा है, इसका मैसेज नहीं जाता। आम आदमी पार्टी भी सफाई हो गया। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी पर भी आऊंगा, संजीव जी पर आऊंगा। संजीव जी सर हमारे साथ में। संजीव जी आपका इस पर कमेंट, क्योंकि पहले विजय कौशिक, संजीव कौशिक के पास बाद में एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है, पहले वो भी बता देते हैं इस वक्त चुनाव की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। हरियाणा में भाजपा बड़ी जीत की, और जो हम सुबह से लगातार आपको बता रहे हैं, सुबह से पहले 1-2 घंटे तक फाइट बराबर की थी, लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। बीजेपी अब वहां पे 52 साल में पहली पार्टी जो लगा सकती है जीत की हैट्रिक। 52 साल में हरियाणा में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा रही है, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। लगभग 49-50 सीटें बीजेपी को, पहले से 9 सीटें ज्यादा, 2 बार सत्ता में रहने के बाद पहले से 9 सीटें ज्यादा, और बीजेपी में जश्न का माहौल हो गया है। मुझे लगता है जो सुबह कांग्रेस वालों ने जो ढोल वाले बुक किए थे, वो मुझे लगता है बीजेपी मुख्यालय चले गए होंगे। ढोल वालों को फायदा हुआ होगा, 2 जगह से उनको बुकिंग हो गई होगी। ये जलेबी लेकर बैठी है चारू जी। जलेबी ये कौन सी है, फैक्ट्री वाली है कि गोहाना वाली है, हलवाई की फैक्ट्री है ये जलेबी, या फैक्ट्री वाली जलेबी है? की जलेबी है, मीठी है और सेलिब्रेशन की जलेबी है। आप भी हमारे मुख्यालय आ जाइए, आपको भी खिलाते हैं। नहीं, हम तो फैक्ट्री की जलेबी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें जम्मू से हैं, जम्मू से ये जश्न की तस्वीरें थी, क्योंकि पीछे जम्मू लिखा हुआ था, तो वहां पर भी बीजेपी क्योंकि बेहतर जम्मू संभाग में करती नजर आ रही है, तो वो उस लिहाज से ये जम्मू की तस्वीरें, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ में एक तरीके से जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं की जीत का जश्न। और ये तस्वीरें कमोवेश हर राज्य में उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाई पड़ती है जिनके हिस्से जीत आती है, जिनको जीत का सेहरा जनता बांधती नजर आती है। बीजेपी के नेता चारू प्रज्ञा जलेबी खा रही, क्योंकि जलेबी हरियाणा चुनाव में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। संजीव कौशिक, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए राहुल गांधी जी को एक चीज का श्रेय तो जाता है कि उन्होंने जलेबी को जो है इन कर दिया, नहीं तो जीत के लड्डू होते थे, पर अब जीत की जलेबी भी खाई जा रही है। ये श्रेय राहुल जी को जाता है इसके लिए कि चलो वो जलेबी को ट्रेंड करा ले, तो जलेबी की डिमांड बढ़ गई ना, मतलब कम से कम अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ, इस सब चीजों का श्रेय तो मिलता है। संजीव कौशिक जी हमारे साथ में लगातार स्टूडियो में। संजीव जी, क्योंकि हरियाणा में आपके हिस्से कुछ नहीं आया, किस प्रकार की रणनीति को लेकर आप लोग लगातार चले थे? और चुनाव के समय हमने देखा केजरीवाल जी और पूरा पार्टी ने लगातार प्रयास किया, लेकिन नतीजों में कहीं कुछ नहीं दिख रहा, रुझान में कुछ नहीं दिख रहा। कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और उसने लगातार कोशिश की और हर इलेक्शन में वो पूरे जोश खरोश के साथ वो चुनाव लड़ रही है। अब नतीजे अपने पक्ष में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल तो उठते ही है इन नतीजों को देख करके, और स्क्रीन पे जो आंकड़े उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी चुनावी समीक्षक थे या जो जितने भी एग्जिट पोल करने, सतीश चंद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशांत हमारे संवाददाता सतीश चंद दुबे जी के पास है। जी निशांत, चारू जी आ रहा हूँ, जलेबी खाते रहिए, थोड़ा हमारे लिए भिजवा दीजिएगा, हम लोग स्टूडियो में हैं, लेकिन जलेबी हमारे लिए भिजवा दीजिए। सीधा निशांत के पास चलते हैं। निशांत, किसानों की बात करें, जवानों की बात करें। जी निशांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? निशांत, आप सुन पा रहे हैं? सतीश चंद दुबे जी के साथ निशांत है, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से, जब उन तक आवाज पहुंचेगी जाएंगे। तो चलिए चारू जी, आप जलेबियां जो है उंगलियां चाट के खा रही हैं। बिल्कुल जश्न का माहौल है बीजेपी के कार्यालय, चाहे दिल्ली की बात की जाए या चंडीगढ़ की बात की जाए। हमारे एक मिनट चारू जी आ रहे हैं, सतीश चंद दुबे जी मौजूद हैं। दुबे जी, जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हरियाणा में। देखिए, हरियाणा का जीत आम कार्यकर्ता का जीत है, जनता का जीत है, और हमारे वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसकी कामों का नतीजा है। एक एक जनता के बातों पर ध्यान रखते हुए और उसके लिए योजना बनाकर काम करना हमारी पार्टी का एक मूलभूत वर्क होता है, उस पर हमने काम किया है, उसी का नतीजा है। अब बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, खासकर हरियाणा को लेकर, और कह रही थी कि सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, पहलवानों की नहीं सुनी और सरकार मनमानी करती है, क्या कांग्रेस के इन तमाम बातों को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है? देखिए, जो कांग्रेस सपना मुंगेरी लाल की सपना दिन में देखती है ना, वो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जनता इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि करनी और कथनी में अंतर है, और बीजेपी जो कहती है उसको करके दिखाती है। बीजेपी अगर किसी योजना का शिलान्यास करती है तो उसका उद्घाटन भी करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कहा था कि हरियाणा दिल्ली के साथ चलता है और एक बार फिर हरियाणा दिल्ली के साथ चलता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा से एक दावा जरूर करती है 2014 के चुनाव के बाद से कि मोदी मैजिक खत्म होने जा रहा है। आपको लगता है कि अब कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा कि मोदी मैजिक पहले की तरह ही जबरदस्त है? देखिए, आज भी मोदी मैजिक ज़बरदस्त ढंग से लागू है और कल भी लागू रहेगा, क्योंकि नीयत ठीक है, काम करने का नीयत ही ठीक है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, खासकर अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए। देखिए, वहाँ हम बहुत अच्छा वर्क किए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर ढंग से काम किया है और वहाँ वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है और साथ साथ सीट भी बढ़ेगा। हरियाणा की मैं आपसे फिर एक बार चर्चा करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने उनके एक दिग्गज नेता हैं कुमारी शैलजा, उनके अपमान को लेकर लगातार खबरें सामने आई थी। आपको लगता है कि जिस तरीके से जो निम्न इन तरीके के नेता हैं जो इन जातियों से आते हैं, उनका अपमान लगातार कांग्रेस में रहा है और उसी का असर हरियाणा चुनाव में दिखाई दिया है? देखिए, कांग्रेस का इतिहास है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का भी विरोध किया था, तो शैलजा का भी विरोध किया। तो कांग्रेस एक परिवारवाद, वंशवाद में आके सम्माहित हो जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में लाया जाता है और काम भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार ऐसे जातीय मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों को घेरते आए हैं। हमेशा उनका सवाल रहता है कि यहाँ पे कितने SC ST हैं, यहाँ पर कितने OBC हैं, लेकिन जब कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार होती है तो वहाँ एकदम उलट हो जाती हैं चीज़ें, ना राहुल गांधी वहाँ पर सवाल पूछते हैं। देखिए, राहुल जी का चर्चा हम मीडिया में भले सुन लें, आम जनता सुनने की तैयारी में नहीं है और राहुल जी को तो ये समझ में नहीं आता है कि भारत का मान सम्मान साख हम विदेश में जाके क्यों गिराते हैं। और हरियाणा डेवलप जगह है, वहाँ का एक एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वहाँ देश के बारे में, देश के अस्तित्व के बारे में, देश की साख के बारे में बहुत बेहतर ढंग से जानता है। और राहुल जी ने जो जाके फ़िलहाल अमेरिका में जो भारत के लोकतंत्र पर प्रहार किया था, ये हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या बड़ा कारण मान रहे हैं आप हरियाणा में बीजेपी की जीत का, हैट्रिक का? वहाँ का वर्क, जनता हित में काम, लोकतंत्र में जो समाज के पिछले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास अगर पहुँच जाती है तो समझिए कि विकास हो रहा है। और उसी मूलभूत पर हमने काम किया है, हमारी सरकार काम किया है, हमारी पार्टी काम की है, उसी का नतीजा है। अब आने वाले समय में झारखंड में चुनाव है, उसके थोड़े दिनों बाद बिहार में भी चुनाव में जाने की तैयारियां हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति दिखेगी? देखिए, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार सब हम लोग जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, जिनका कहना है कि हम आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है उनको भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो चलिए, तो केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का दावा था और हम आपको लगातार हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं और एक बार फिर बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय दिख रहा है। और मेरे साथ पैनलिस्ट एक बार फिर बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में दो कौशिक ब्रदर जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। संजीव कौशिक जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, विजय कौशिक जो हैं कांग्रेस की पार्टी के नेता हैं, शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं और चारू प्रज्ञा मेरे साथ जुड़े हैं। चारू जी, आ रहा हूँ आपके पास। अब शायद जलेबी से आपको थोड़ी फुर्सत मिली होगी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और हमारा मन ललचा रहा था आपको जलेबी खाते देखकर, लेकिन उसकी बात बाद में। पर मैं आप दोनों कौशिक भाइयों से एक बात जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो संजीव कौशिक, ये बताइए। हाँ, एक मिनट चारू जी, एक मिनट आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, बोलिए, जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं स्टूडियो में। जी बोलिए चारू जी। जी, मैं अपने आम आदमी पार्टी वाले कौशिक भाई से कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं दिल्ली में, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही हैं, लेकिन पिछले चुनाव में दिल्ली की जनता ने आपको 7 में से 0 सीट दी और इस बार हरियाणा की जनता ने भी आपको इतनी 90 सीटों में से भी 0 सीट दी। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए
कि जनता का बेवकूफ बना के बहुत लंबे अरसे तक आप आगे नहीं निकल सकते। और दूसरे कौशिक भाई से मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने झूठे वादे आपने बाकी प्रदेशों में किए, ऐसा ही हरियाणा में करने की कोशिश करी। हिमाचल प्रदेश में आप कहते थे पेंशन देंगे, अरे सरकार सैलरी देने के लायक तो है नहीं, पेंशन देने की बात करती है। कर्नाटक के अंदर आपने कौन सी एमएसपी दे दी ये बता दीजिए, बाकी जगह भी आपकी सत्ता है। जब राजस्थान में आपकी सरकार थी तो कर्जा माफ करना किसानों का तो दूर छोड़िए, आपने किसानों की जमीन तक जब्त कर ली। यही आपकी असलियत है और इसी वजह से आजकल सबको समझ आ गया है आप है क्या चीज। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी हम बार बार सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन अब प्रो इनकम्बेंसी की वेव चलती है, गुड गवर्नेंस की वेव चलती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना के रिकॉर्ड कायम कर रही है। ओके, कौन से कौशिक ब्रदर पहले जवाब देंगे? विजय कौशिक। विजय भाई देखिए, एक पुराना शेर है कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सच्चाई ये है कि मुद्दे सारे रखे रह गए। अगर आपको याद हो तो हरियाणा कांग्रेस की 2 बार की विधायक रही, पूर्व संसदीय सचिव रही कुमारी शारदा राठौर ने एक आरोप लगाया था कि चमड़ी और दमड़ी में बड़ा दम होता है। टिकट बंटने में उन्होंने सीधा सीधा कहा चमड़ी और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल पर यह आरोप लगा था कि चमड़ी और दमड़ी के चक्कर में उन्होंने टिकटों में गड़बड़ झाले किए हैं। सही मायने में तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, जिनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा में कांग्रेस को जिताया है, लेकिन क्या और लोगों ने जिताया? हमारे एक नेता ने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया। आज कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुरों की क्या स्थिति है? क्या अपर जाति के लोगों को राजनीति करने का कोई हक नहीं है कांग्रेस में? कांग्रेस की ये जो छवि बनी है मुस्लिम परस्त और दलितों की हम बात करते रहे, क्या किसी अन्य जाति के लोगों को हमने आगे बढ़ाने का कितना काम किया है? हमारे जयराम रमेश जी भाजपा के प्रोपेगेंडा का जवाब देने में कितने सफल रहे? क्या कभी कूटनीति को लेकर, रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर राहुल गांधी जी ने कोई चर्चा की? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चर्चा की? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें जमीनी स्तर पर झेलनी पड़ी है, उनका नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी हरियाणा के अंदर फेल थी। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकार के खिलाफ पूरा आक्रोश था, लेकिन फिर भी अगर हम हारे हैं तो निश्चित तौर पर इससे करारी हार, इससे बेइज्जती जलालत वाली हार कोई नहीं हो सकती कि हमारी एक लहर होने के बावजूद भी हम हरियाणा की राजनीति में मैं विजय भाई आता हूं उस पर, लेकिन एक छोटा सा फिर मैं संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का गेम खराब किया? देखिए, आम आदमी मैं पहले विजय जी से पूछूं फिर। इनका तो जमानत तक का खेल था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, अगर हरियाणा में चुनाव ना होते तो केजरीवाल आज जेल से बाहर ना घूम रहे होते। तो इन्होंने तो वो जीत हासिल करनी थी, वो वहीं तक सीमित थी और हरियाणा में ना इनका कोई रोल था, ना है, ना होगा। वो तो राहुल गांधी जी ने इनको जिंदा किया खामखा ये कहकर कि भाई आप आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की बात कीजिए। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस राहुल गांधी जी के इस बयान का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। ये हमें नुकसान पहुंचाने में भी सफल रहे और केजरीवाल जी की जमानत भी हो गई। बोलिए जी विजय कौशिक। संजीव कौशिक। हाँ, संजीव कौशिक। अशोक जी, हार की समीक्षा होती है और जीत के कई किस्से होते हैं और कहानियां गढ़ी जाती हैं कि कहाँ कहाँ हमने मजबूती से काम किया और कहाँ कहाँ हम चूक गए। लेकिन जो बात हम मूलतः कहना चाह रहे हैं वो ये कि 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव हो, उसके बाद में जितने भी एग्जिट पोल हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी नज़र मिलाते हुए सामने दिखाई नहीं दी। लगातार डिफेंसिव मोड में वो रही, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलती रही। वो सारे लोग, सारे समीक्षक, सारे एग्जिट पोल बताते रहे कि प्रचंड बहुमत से वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। उसके बाद आज सुबह की बात हम कहते हैं, सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होती है तो 8:30, 8:30, 9:30, पौने 10 बजे तक जो फिगर टोटल तमाम टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। ना संजीव कौशिक, आपको रोक रहा हूं। आप उन निजी चैनलों की बात कर रहे हैं जो टीआरपी की दौड़ में चुनाव आयोग से और बाकी एक्चुअल आंकड़ों से आंकड़े बढ़ा के दिखा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनको लगे हम लोग जब 20 सीटें दिखा रहे थे। और मेरी बात सुनिए, और वही निजी चैनल वाले ये कह रहे हैं कि आंकड़े बहुत स्लो दिखाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। जब 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे 20 का हम आंकड़ा दिखा रहे थे, तब प्राइवेट चैनल जो 80 सीटें, मेरी बात सुनिए, तर्क पे बात कीजिएगा, कर रहे हैं। जब 20 सीटें हम दिखा रहे थे 8:30 बजे, प्राइवेट चैनल 80 सीट दिखा रहे थे और 80 में से 60 सीटें कांग्रेस को
दिखा रहे थे। तो अगर आपको प्राइवेट चैनल वाले अगर बेवकूफ बना रहे थे तो आप बेवकूफ बनिए, आप उसमें खुश रहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं 9:30 बजे 10 बजे तक वो अपने प्रवक्ताओं को बैठाई? जिस चैनल पे जो ही अशोक जी, संजीव कौशिक सुनिए, मेरी बात नहीं याद दे रहे हैं आप। संजीव कौशिक सुनिए, अब आप लोग जो है ना रोना पीटना मत करिए। रोना नहीं, रोना तथ्यों की बात मैं कर रहा हूँ। अब ईवीएम आंकड़ों वो रोना पीटना देखिए, हार गए दिल्ली में। जब आपकी जीत अशोक जी 10 बजे से पहले दिल्ली में जब जीत होती है तब ईवीएम ठीक रहते हैं। अब आप जब जनता ने आपको सड़क दिखा दी, झाड़ू लगा दिया, तो आपको चुनाव आयोग ईवीएम 9:30 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आप लोग पिटते हो। अशोक जी 9:30 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे टीवी चैनलों पे। जो ही इलेक्शन कमीशन का डाटा आता है, ब्यौरा आता है, आपको जब जो प्रोफेशनल स्वीकार नहीं होता तो चुनाव लड़ते क्यों चुनाव? अशोक जी हम जो कह रहे हैं मेरी बात तो कम से कम ध्यान दीजिए। ये क्या बात हो गई? मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की हद नहीं। ये कौन सी बेशर्मी है? ये तथ्य है, ये तथ्य है, ये तथ्य है। सारे जितने भी विश्लेषक थे बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। आप मुझे बताइए कि क्या बात? संजीव कौशिक ये बेशर्मी है। 9:30 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता वो डिफेंसिव मोड में थे। वो कह रहे थे कि जनता का ये निर्णय स्वीकार है। इसी तरह से फर्जी डेटा अशोक जी नहीं, अरविंद केजरीवाल इसी तरह का फर्जी डेटा 9:30 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक प्रवक्ता उनके सब स्वीकार कर रहे थे कि हमें ये डेटा लिख कर दे रहे थे। हिमाचल जब वो गुजरात में गए थे कि कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है, लिख के दे रहा हूं। तो आप जो है अपना फर्जी डेटा और जो आम आदमी पार्टी जो फर्जी जो मतलब टोटल जितने भी निजी चैनल थे वो फर्जी दिखा रहे थे, आप ये कह रहे हैं? टोटल जितने निजी चैनल जो हैं वो फर्जी दिखा रहे हैं। संजीव कौशिक सुनिए, मुझे इस पर डिबेट आपसे नहीं करनी है। अगर जिनको चुनाव आयोग में नतीजा नहीं, विश्वास नहीं है, मुझे लगता है स्टूडियो से बाहर जाइए और अशोक रोड पर नहीं, सुनिए मेरी बात। अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो स्टूडियो से उठिए, जाइए अशोक रोड पर प्रदर्शन कीजिए। यहाँ पर बैठकर एक संवैधानिक संस्था पर अशोक जी उसी चैनलों के सर्वे को आप भी दिखाने वाले हैं। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में उसी चैनलों ने जो सर्वे दिखाया उस पर आप भी डिस्कशन कर रहे थे। संजीव कौशिक थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपको बाहर निकाल दूं, नहीं, चले जाइए। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात? आप बोलने नहीं देंगे हमें? बोलने ही नहीं देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। जिस चैनल के सर्वे को आप फर्जी आप बता रहे हैं उसी चैनल के सर्वे पे इससे पहले आपने चर्चा की है। अशोक जी नहीं, आप नहीं रखिए, कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन जिस चैनल के सर्वे पे आप अभी यकीन नहीं कर रहे हैं उसी चैनल के सर्वे पे आपने बातचीत की है। आप हटा दीजिए, कोई एतराज नहीं है हमें, आप हटा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस चैनल के सर्वे को आप फर्जी बता रहे हैं उसी चैनल के सर्वे पे इससे पहले आपने बात की है, आपने चर्चा की है, आपने लोगों से बातचीत की है इस पे। चुनाव आयोग में आकर मचाते हैं ये लोग, यही लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं। और ये फर्जी वाड़ा जो है इसलिए करते हैं जब चुनाव जीतते हैं, जब दिल्ली में 67 सीटें जीतते हैं तब जो है चुनाव आयोग सही होता है, ईवीएम सही होती है। जैसे ये लोग जिनको जनता आईना दिखाती है वैसे ये चुनाव आयोग को लेकर जो फर्जी रोना शुरू कर देते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं हो वो जाए अशोक रोड पे प्रदर्शन करे, हमारे स्टूडियो में बैठने की जरूरत नहीं है। मैं शेखर अय्यर आपके पास आ रहा हूं। शेखर अय्यर, रोना पिटना शुरू हो गया रुदालियों का। मैं स्क्रीन का फिर कह रहा हूं, संजीव कौशिक को स्क्रीन से हटाइए। अगर इनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो इनको मेरे पैनल में बैठने की इनके लिए कोई, ये अकेले मैं थोड़ी कह रहा हूं, अशोक जी अकेले मैं नहीं कह रहा। जाइए संजीव कौशिक, अकेले मैं नहीं कह रहा। संजीव कौशिक को हटाइए। आप किसको हटाते रहेंगे? पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जुबान बंद कर देंगे आप? हटा दीजिए आप। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद संजीव कौशिक को थैंक यू कर रहा हूं। थैंक यू संजीव कौशिक। रोना पिटना अशोक रोड पे जाइए करिए। इस ब्रेक के बाद संजीव कौशिक मेरे साथ नहीं होंगे, जाइए अशोक रोड पे, मैं बिल्कुल निकाल लूंगा। सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। भर की
की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल जनादेश में लगातार हम लोग बने हुए हैं और चुनाव के समय गर्माहट होती है और वो गर्माहट हमें स्टूडियो में भी महसूस हो रही है। तर्क वितर्क और जब कुतर्क की बात होती है तो उस प्रकार की गर्माहट देखने को मिलती है। फिलहाल रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने हरियाणा में आ रहे नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, उन रुझानों को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये जो रुझान है वो साफ दिख रहा है कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है। कांग्रेस बहुत जिलेबी खा रही थी सुबह सुबह, अब बीजेपी के लोग खुशी के लड्डू बीजेपी के लोगों के हाथ लगेगा। कांग्रेस जिलेबी की तरह घूमती रह जाएगी। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, हरियाणा में सरकार बनाएगी बीजेपी। और भाजपा नेता जी, जैसा अभी आर्यन ने कहा, चुनाव में गर्मा गर्मी होनी चाहिए, राजनीति में गर्मा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार हारने पर इसी तरह से रुदाली रोना जो है, रोने वाले लोगों को कम से कम राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या जाएं एक परमानेंट एक तंबू गाड़ें चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। ये नहीं हो सकता कि जहां आप जीते वहां ईवीएम ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए थे, 99 सीटें जीते तो जो है सुप्रिया सिंह ने कांग्रेस दफ्तर में ऐसे ऐसे हाथ हिला ली थी, और राहुल गांधी ने स्वीप कर दिया। राहुल गांधी जननायक हो गए, और जैसी हरियाणा के चुनाव में डब्बा गोल हुआ वैसे ही जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। अगर आपको संवैधानिक संस्थाओं पर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाइए हिमालय की चोटी पर जाइए, कहीं जाइए, अशोका रोड पर बीजेपी दफ्तर के बाहर, या फिर जो है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद तंबू तान कर बैठिए। लेकिन कम से कम टीवी चैनलों में हल्ला मत मचाइए चुनाव आयोग को लेकर। कम से कम मुझे लगता है, मेरे पैनल में मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप बिना वजह आवाज उठाएं। और अभी विजय कौशिक ने सवाल सही उठाया कि अगर ईवीएम ठीक होती तो क्या अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेते? क्या पंजाब में ईवीएम खराब थी क्या जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? वहां पर ईवीएम ठीक थी, लेकिन आज ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है अंडा दिया जनता ने। बहरहाल, मैं शेखर अय्यर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर, ये ईवीएम और फिर चुनाव आयोग को लेकर शांतनु गुप्ता भी जुड़े हैं, दोनों के पास जाऊंगा। तो ये चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर जो है रुदाली रोना शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए ये जो ईवीएम का बहाना, जैसे आपने कहा कि हम जीते हैं तो ईवीएम ठीक है, हम नहीं जीते तो फिर ईवीएम खराब है, ईसी खराब है, डेमोक्रेसी डेंजर में है, ये एक पुरानी फार्मूला जो है, लोग इसको कभी मानते नहीं है। और दूसरी बात, भाई कौन क्या दिखाया था पहले, अब वो बात नहीं है। अभी क्या ट्रेंड है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तो बड़ा क्लियर आ रहा है, जैसे जैसे आ रहा है। देखिए, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट चैनल्स पे एक होती है ट्रेंड, और जो ये है कई चीजें मिक्स कर देते हैं, वो अपने कैलकुलेशन रखते हैं। और दूसरी बात अशोक जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो नैरेटिव चल पड़ा था हरियाणा में कि एक बदलाव का माहौल है, ये नैरेटिव जैसे स्टार्ट कुछ मीडिया की तरफ से भी शुरू हुई, फिर उसको बाकी पार्टीज भी ये पिकअप कर लिए। और एक बड़ी बात अंग्रेजी में कहा जाता है कि यू फाइनली एंड अप बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा, मतलब आप ही प्रोपेगेंडा करते रहो, फिर आप अपने प्रोपेगेंडा को विश्वास करने लगते हो कि बदलाव आ गया, बदलाव का माहौल है, बदलाव का आवाज चल रहा है। जब देखें हरियाणा का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज था, इस पर कोई दो राय नहीं है। ये इसलिए चैलेंज था, भाई 10 साल शासन किया वो कोई पार्टी, उनके एमएलए, उनकी मंत्री, उनकी मुख्यमंत्री, सबके सामने बड़ी चैलेंज होती है।
लेकिन साथ में ये बात भी लोगों के अंदर आती है, भाई इस 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हमारे क्षेत्र में हमारे चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ चेंज हुआ कि नहीं, जो बातें कही गई वह हुआ कि नहीं। और ऑपोजिशन की तरफ से तो कई बातें कही जाती थी, बड़े प्रॉमिसेस हो रहे थे, कितने इंप्लीमेंट हुए। 10 साल पहले हरियाणा की हालत क्या थी, किसान की हालत से लेकर वो आप बाकी सेक्टर की हालत देख लीजिए, कोविड के समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई। इसका मतलब नहीं है कि पिछले 10 साल में कुछ कमियां नहीं थी, काफी कमियां थी, इसलिए तो इस बार ज्यादा कसरत करना पड़ा। लेकिन साथ में ये भी है, देखिए आप जब एक कास्ट बेसिस पे मोबिलाइजेशन कर रहे हो कि बार बार ये जो प्रोजेक्शन हो रहा था तो भाई कांग्रेस जाटों की पार्टी है, अब जाटों को नेता भूपेंद्र सिंह हुडा हैं, बस उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस फिर वापस आ रही है, इसका मतलब एक प्रकार से आप कास्ट पोलराइजेशन कर दिए। देखिए एक तरफ अगर कास्ट करोगे, हम जानते हैं हरियाणा में जो समीकरण रही है, तो दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होगा। और साथ में ये जो दलित फैक्टर की बात हो रही थी, कांग्रेस के अंदर सबका पता था कि जिस तरह भूपेंद्र हुडा पूरा कब्जा कर लिए थे टिकटों को लेकर, पूरा मैनेजमेंट को लेकर, बाकी नेता सुरजेवाला जैसे नेता या कुमारी सैलजा जैसा नेत्री, उनको लग रहा था भाई ये क्या हो रहा है। तो इन दोनों नेता की सवाल नहीं है, जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो इन नेता से जुड़े हुए, इन वर्गों से जुड़े हुए, वो भी बड़े महसूस फील कर रहे थे। अब लास्ट में एक प्रकार से राहुल जी इंटरवीन करके दोनों को हाथ मिला दिया पब्लिकली, लेकिन वो ग्राउंड कैडर लेवल तक नहीं गया और उनको लग रहा था कि अगर चुनाव में पूरा आ जाएंगे तो यही इनका ही राज चलेगा जैसे पहले चलता था। तो ये चीजें बड़ी प्रैक्टिकल होते, और मीडिया का नैरेटिव कभी कभी क्या है, एक हवा में चलती है। तो बदलाव है, बदलाव है, बदलाव है। अपने सारे प्राइवेट चैनल में देखोगे बदलाव ही चल रहा था 2 हफ्ते से। जी 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं क्योंकि सुधांशु जो है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, जरा उनको सुन लेते हैं एक बार, मैं आ रहा हूं फिर उसके बाद। रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। तो सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात रखते हुए किस प्रकार से एक निर्णायक जनादेश और ऐतिहासिक प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। शांतनु जी, हरियाणा के चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो जवान किसान पहलवान के इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई पड़ा, और कमोवेश इनमें से कई मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के तौर पे भी है। अगर हरियाणा का जनादेश ये है तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इन मुद्दों को लेकर जो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हवा बनाने की कोशिश होती रही है, तो वो तो सेटल होते दिखाई पड़ रहा है जनता की अदालत में। आपने बिल्कुल कहा, जो 2024 का जो फेक नैरेटिव था वो धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा है। और हरियाणा में जो एक रिकॉर्ड बना है कि 2009 में 9% वोट शेयर की भाजपा आज तीसरी बार सरकार बनाने जाती दिख रही है, जहां भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला, इतने बड़े बड़े नेता भी दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यहाँ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और मेरे ख्याल से भाजपा ने अब प्रो इनकम्बेंसी शब्द को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां वो सरकारें रिपीट करने में कामयाब रही है। तो मेरे ख्याल से ये देखने वाली बात है कि फेक एजेंडा बना के कि भाई विनेश फोगाट को ओलंपिक क्यों नहीं मिला, क्योंकि मोदी ने नहीं बनने दिया। अगर ऐसे मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे तो जनता आपको दिखाएगी हाशिए। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल्स पे ये बड़ी, एग्जिट पोल की साइंस पे बड़ा प्रश्न है कि एग्जिट पोल क्यों साइंटिफिकली फेल हो रहे हैं। और ये जो माहौल यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि अरे भाजपा तो गई, अभी अय्यर जी ने ठीक कहा कि आई थिंक कांग्रेस अपने प्रोपेगेंडा का शिकार हुए, खुद भी मानने लगी, शायद उन्होंने खुद भी उतनी मेहनत, एक बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं, और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है।
मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात कह रहे थे और स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक, विजय कौशिक दोनों जुड़े हुए हैं। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास संजीव कौशिक, लेकिन मैं फिर आपसे आप इसको विनम्र अनुरोध समझे या चेतावनी समझे। मुझे लगता है कि आज के दिन चुनाव आयोग को लेकर फेक हम नैरेटिव पे ना जाएं, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले जरा सुन लेते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, क्योंकि अब अगला टेस्ट जो है दिल्ली होने वाला है बीजेपी का। तो वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो इन हरियाणा के चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हरियाणा के रुझानों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से लड़ रही थी, केजरीवाल जेल से बाहर जाकर वहाँ चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, शून्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोथा चना बाजे घना, ये कहावतें जो हैं बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं और वो चरितार्थ भी होती हैं। हरियाणा का चुनाव हमारी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन को सलाम किया है, स्वीकार किया है। इसलिए हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इतिहास है कि तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है बीजेपी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे इतिहास बनते जा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे तलाक का मुद्दा हो, या हरियाणा में सरकार की, और ये गिनती अभी जारी रहेगी। दिल्ली में भी ऐसे कई लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि वो हरियाणा जीतने जा रहे, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, उनकी भावभंगिमा से लग रहा था कि हरियाणा तो वो जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पर जब तक राहुल गांधी नाम का ग्रहण लगा रहेगा, कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल थोथा चना वाला जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है और अब हरियाणा में एक शानदार जीत बीजेपी को हासिल होती दिखाई दे रही है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो शैलेंद्र मिश्र वीरेंद्र सचदेवा से बात कर रहे थे। मैं फिर आ रहा हूँ संजीव कौशिक, विजय कौशिक के पास। संजीव कौशिक, देखिए ये चुनाव जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए चुनाव नतीजों के बाद। आपको लगता है कुछ आम आदमी पार्टी के लिए लेसन है कुछ इसमें? क्योंकि मैंने कहा कि हार जीत तो लगी रहेगी। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और लगातार कोशिश कर रही है। सफलताएं भी मिली है और आशातीत सफलताएं मिली है। समझ से ज़्यादा और सोच से ज़्यादा सफलताएं मिली है। कोशिश थी हरियाणा में भी, निकल कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी मेहनत भी की, लेकिन उस तरह की जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। उसका कारण कुछ और भी है। यदि गठबंधन की राजनीति में आप एक साथ होते तो वोटों का शायद ध्रुवीकरण नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। एक जगह यदि वो इकट्ठा होता तो कुछ फायदे। आपको लगता है यहाँ पर चूक हुई? क्योंकि राहुल गांधी, जो खबरें आ रही थी, राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस थी और खास करके हुड्डा जी, वो इतने आत्मविश्वास में थे, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा इकाई थी वो भी अति आत्मविश्वास में थी शायद। दोनों बातें थी। चूंकि इंडिया गठबंधन का निर्माण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ था, वो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। जब राज्य स्तर पर इसको लेकर के देखने की जब बात आई तो राज्य की इकाई निश्चित तौर पर हमेशा से इसका विरोध करती रही। अब स्थिति ये थी कि यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ यदि लड़ती कांग्रेस पार्टी से, तो जाहिर सी बात है उसे दिल्ली में भी जगह देना पड़ता। तो फिर दिल्ली में क्या करती वो? तो ये एक विरोधाभास तो बना रहेगा, क्योंकि जो पार्टी जहां पे मजबूत है वो ज़्यादा सीट नहीं देना चाहेगी। उसके हिसाब से यदि हरियाणा में उन्हें 5-7 सीट देने का ऑफर मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, तो उस तरह से यहाँ भी दिल्ली में सीट उसी अनुपात में मिलने की बात होती। तो फिर ये एक मुश्किल। आज मैं आपके चैनल पर इस बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हमने आम आदमी पार्टी से समझौता क्यों नहीं किया। पूरा देश जानता है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में जैसे ही हम इनसे गठबंधन करते, हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो जाता कि SYL का पानी हरियाणा में क्यों नहीं आया। क्यों? कि उस आधार पर हम क्या कहते कि भी जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में हमारा गठबंधन है, तो SYL का पानी हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता था, इसलिए हमने इस मामले में दूरी बनाई और ये सच्चाई है। SYL हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा लोकल मुद्दे हरियाणा और पंजाब के कुछ ऐसे थे जिसको लेकर के कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता। बीजेपी हमें घेर लेती। लेकिन विजय जी, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन के फिर मायने क्या हुआ? क्योंकि अगर आप लोग एक अम्ब्रेला के अंदर आए और अपने सहमति बनाई, तो जाहिर सी बात है कि वो जो विरोधाभास है वो लगातार बने हुए। आता हूं आपके पास रुचिरा अग्रवाल जी भी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए। रुचिरा जी, स्वागत है आपका। सवाल यही, क्या चीज, क्या फैक्टर काम किए हैं जमीन पे? क्योंकि हर कोई हजम नहीं कर पा रहा है कि बीजेपी कैसे हरियाणा में आ गई है।
वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। ये एक लोकतंत्र की जीत है और जिस तरीके का हवा इन्होंने बनाई थी, हमेशा कांग्रेस ही सोचती है कि शायद सोशल मीडिया पे रोने धोने से, शोर मचाने से, अपनी नफरत की दुकान खोलने से या फिर धर्म की राजनीति करने से, जात पात की राजनीति करने से, जोड़ तोड़ की राजनीति करने से शायद ये सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन जनता ने, हरियाणा की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने विकास के लिए वोट किया है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए वोट किया है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ वोट किया है जो सिर्फ और सिर्फ दलितों को भड़काते हैं, उनका अपमान करते हैं। जैसे कि इनके यहाँ आपस में हमने सबने देखा कि शैलजा जी को, कुमारी शैलजा जी को और हुड्डा जी का जबरदस्ती उनका हाथ मिलाया गया, लेकिन एक तरफ वो दलित बहन का अपमान भी करते हैं और सारे समाज का इनके युवराज अपमान करते हैं। बार बार इन्होंने महिलाओं के सम्मान की, पहलवानों के सम्मान की बात करी, जबकि ये लोग खुद उनका अपमान करते हैं। ये सब जनता ने समझी और वहां पर जो इनकी फैक्ट्री की जो जलेबी थी, जो फैक्ट्रियों की जो जलेबी थी, वो इनकी फ्लॉप हो गई। ओके, रुचिरा जी, अभी आप धर्म की राजनीति की बात कर रही थी, पर आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो मैसेज दिया था वो हरियाणा में काम कर गया। उन्होंने मैसेज दिया था कटोगे तो कटोगे, और ये जो है, ये जो फैक्टर आपने जो इस्तेमाल हुआ, ये भी बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण रहा। देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने जाटों को भड़काने की कोशिश करी थी, हमारे जाट भाइयों को भड़काते रहे लगातार, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो या पहलवानों का मुद्दा रहा हो, या फिर जिस तरह से इन्होंने शोर मचाया कि विनेश फोगाट को किसने हरा दिया, मोदी जी ने हरा दिया। ये तो लॉजिक नहीं था ना। वहां पर ओलंपिक्स में अगर विनेश फोगाट किसी भी वजह से अगर वहां पीछे रह गई हैं, वो उनका अपना रीजन था, उसमें अगर मोदी जी वहां पर जाके उनको हरा दे, लोगों को ये समझ में आया है। और जहां तक रही बात कटोगे और बटोगे वाली बात है, तो इन लोगों ने तो काटने की पूरी कोशिश करी, जाट समाज को सब लोगों के साथ काटने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो नॉट जाट थे वो भी समझ रहे थे कि ये हमारे भाइयों को हमसे अलग करा जा रहा है, और सबने मिलकर वोट दिया है। सबने समझ लिया कि जिस तरह से 10 साल यहाँ पर सिर्फ प्रगति हो रही थी हरियाणा में, हर तरीके का विकास हो रहा था, उसी को लेके आना है और उसी को कंटिन्यू करना है अगले फिर 5 साल के लिए। ओके, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ अलग है, उस पर भी जरूर बात करेंगे, पर अभी सीधा हमारे सहयोगी जो है निखिल के पास चलते हैं। निखिल हमें चुनावी तस्वीर के कुछ और रंग दिखाएंगे। चुनावी ब्रेकिंग भी इस बीच बता दें, चुनाव की ब्रेकिंग क्या है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। तो मनोहर लाल जो वो अब तक मुख्यमंत्री थे 6 महीने पहले तक, हरियाणा में रिकॉर्ड जीत की और भाजपा बढ़ रही है। तो बीजेपी के महासचिवों की बैठक जो है वो भी बुलाई गई है, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर भी इस वक्त अहम बैठक चल रही है। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बीजेपी मुख्यालय शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, ऐसी भी कुछ अपुष्ट खबरें मिल रही है। जैसी इसकी पुष्टि होती है हम आपको खबर करेंगे। लेकिन मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके आवास पर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में पहली बार एक रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर बढ़ रही है, हैट्रिक के साथ। हम रुख करते हैं निखिल की ओर। निखिल, ज्यादा आंकड़ों के साथ बताइए कि आखिर हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर किन इलाकों से किसके हिस्से में जीत आई है और कहां पे किसको मायूसी मिली है। चलते हैं निखिल के पास। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों का आंकड़े बताएंगे, और हरियाणा के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर दिलचस्प है, और इन आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, और आखिर ये जो सारा जो नंबर गेम है आखिर ये कहता क्या है। जिस तरह से अभी बताया गया कि मनोहर लाल खट्टर के आवास पर एक प्रमुख बैठक चल रही है, तो हरियाणा के नतीजे किस ओर जा रहे हैं ये अपने आप में संकेत निश्चित तौर पर मिल रहा है, क्योंकि जब दिन में तकरीबन 1 बजने को है, 1 बजने में थोड़ा सा समय रह गया है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं दरअसल यही अब जो रुझान है यही रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये कम से कम हरियाणा के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ा जश्न मनाने का मौका है। मैं यहां पर एक बात और कह दूं, जो बहुत देर से ये जो आंकड़ों को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, और उसके अलावा जो दूसरी बातें कही जा रही थी, इसमें बहुत सिंपल सा एक तरीका है, और ये जो सारे राजनीतिक लोग हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से जो पोलिंग एजेंट होता है किसी भी पार्टी का, वही तकरीबन काउंटिंग एजेंट होता है, जो वोटिंग मशीन्स होती हैं उसके सील के साथ और उसकी मुहर के
के साथ में वो लेकर जाई जाती है काउंटिंग के जो मतगणना स्थल होता है उसको दिखा करके कि आप अपने आंकड़े मिलान कर लीजिए कितने वोट पड़े थे, और उसके बाद उसके सामने खोली जाती है और वहीं पर उसके जो मतगणना है वो की जाती है। तो इसमें कहीं से भी किसी भी तरह से कोई जो फेरबदल है वो करने का दरअसल इसमें गुंजाइश होती नहीं है। और ऐसे में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो सारा तरीका है, जो ये सारी बात कही जा रही है, इसके पीछे भी सिर्फ राजनीति है। आंकड़े में आपको बार बार दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपके पास वापस आते हैं अशोक और आर्य। निखिल, आंकड़े आ गए आपके पास, अगर आप चाहें तो एक बार फिर से उनका विश्लेषण कर सकते हैं। जी निखिल, आंकड़े हमारे पास आ गए हैं और उनका हम विश्लेषण करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। बीजेपी आपने देखा कि अभी 49 सीटों के साथ में आगे चल रही है। कांग्रेस 34 सीटों के साथ सब्सटैंशियल मार्जिन जो है वो अब साफ दिखाई दे रहा। आम आदमी पार्टी, जिसको कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, 0 सीटों के साथ में। जेजेपी 0 सीटों के साथ में, इनके साथ में भी फिर वही शेर कहा जाएगा। 90 सीटों में से 90 के रुझान और नतीजे आ गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जो कह रहे थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, वो सिर्फ 1 सीट पर फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। अदर्स 6 जरूर हैं। निर्दलियों की बात कही जा रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भूमिका निभाएंगे, लेकिन फिलहाल संख्या तो उनकी 6 जरूर है, लेकिन इसमें से भी ऐसा कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर 2 जो है वो कम से कम बीजेपी के साथ जाएंगे। हरियाणा के अब ये विधानसभा की तस्वीर क्या होगी? देखिए, बहुमत का जो मैजिक का नंबर है वो 46 है, और किस तरह से इसमें बीजेपी भगवा रंग के साथ 49 सीटों पर, कांग्रेस 34, आम आदमी पार्टी, जेजेपी 0, इंडियन नेशनल लोकदल 1 और अदर्स 6। इसमें कम से कम जो 2 अदर्स हैं वो भी बीजेपी के पाले में जाना तय माने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सारा आंकड़ा है, और ये जो बहुमत का फिगर है उसको क्रॉस करती हुई बीजेपी ये साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये विधानसभा की कुछ तस्वीर एज ऑफ नाउ जो रुझान है, जो उनके मुताबिक ये देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हरियाणा में 2000 से कम वोटों को अंतर वाली सीटें रही हैं, वो कम से कम 13 सीटें ऐसी हैं। पिछली बार भी इसी तरह के आंकड़े आए थे जिसमें काफी ज्यादा इस तरह की सीटें थी। 2000 से कम वोटों का अंतर। अंबाला कैंट में कांग्रेस के प्रत्याशी चित्रा सिकरवार आगे हैं, और इसी तरह से अंबाला सिटी में निर्मल सिंह मोहरा जो कि वो आगे चल रहे हैं, बीजेपी वहां से पीछे चल रही है। इसी तरह से थानेसर में अशोक कुमार अरोड़ा ये भी कांग्रेस से हैं, ये 2000 कम वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। इंद्री सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी के राम कुमार कश्यप वो आगे चल रहे हैं 2000 से कम वोटों से। असंध सीट है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, योगिंदर सिंह राणा शमशेर सिंह योगी से वो आगे चल रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी से, माफ कीजिएगा। बीजेपी राई सीट पर 2000 से कम वोटों से आगे चल रही है। इसी तरह से टोहाना सीट जो है वहां पर कांग्रेस जो है 2000 वोटों से कम के अंतर से आगे चल रही है। फतेहाबाद में बीजेपी दुड़ाराम वो भी आगे हैं, 2000 का आंकड़ा अभी वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। सिरसा से पीछे है कांग्रेस, और आगे जो है लोहारू की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस जो है वो आगे है, 2000 मतों के का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। भवानी खेड़ा से बीजेपी कपूर सिंह आगे चल रहे हैं, 2000 वोटों के का अंतर अभी नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीटें, इन पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 1000 ये दिलचस्प आंकड़े हैं, क्योंकि जो जहां पर 500 1000 की सीटें हैं, ऐसी 6 सीटें हैं जहां पर 1000 के आंकड़े का, 1000 वोटों का अंतर अभी कम है। और ये अंबाला कैंट की बात करें, हम अंबाला सिटी की बात करें जहां पर कांग्रेस आगे है, और ये जो हम 2000 का आंकड़ा दिखा रहे थे दरअसल ये 1000 से भी कम का है। और टोहाना की जो सीट है वहां पर भी परमवीर सिंह कांग्रेस के आगे हैं, 1000 वोटों से कम। लोहारू में राजवीर सिंह फरटिया जो वो आगे हैं। महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह कांग्रेस के वो आगे हैं, कंवर सिंह पीछे हैं इनसे, और 1000 वोटों से कम अंतर है। होडल में बीजेपी हरिंदर सिंह आगे हैं 1000 कम वोटों से, यानी कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ ट्रिपल फिगर्स में हैं। अंबाला कैंट जो है वहां पर भी यही तस्वीर कुछ दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी 27 सीटों के साथ यहां पर वो उसने, और ये सब सीटें जो है जम्मू रीजन से है। कांग्रेस 8 सीटों के साथ यहां पर आगे बढ़ी है, और दरअसल कांग्रेस के लिए बहुत जश्न मनाने का ये मौका नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीटों के साथ, लेकिन वो चूंकि गठबंधन में हैं इसलिए वो जरूर है। पीडीपी के लिए जरूर ये चौंकाने वाले बहुत सारे लोगों के लिए नतीजे होंगे। सिर्फ 2 सीटों के साथ महबूबा मुफ्ती अपनी नाव खेती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। उसके अलावा अदर्स जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो वो है वो उनकी संख्या 10 है, और ये बेहद महत्वपूर्ण संख्या है। तो कुल मिलाकर जो
जम्मू कश्मीर है उसका जो आंकड़ा है, जो उसका आकलन है, वो तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके साथ ही साथ कांग्रेस 8 सीटों के साथ मिला करके अभी ये बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। 46 का मैजिक फिगर यहाँ भी है, 90 सीटें हैं और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 और 8 यानी कि 51 सीटों पर इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे है। बीजेपी 27 सीटों पर उसने जीत हासिल की है। हमारे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत कुछ खोने का नहीं था और वो शायद इसके साथ प्रसन्न होंगे। ये इसका जो जवाब है वो शायद बीजेपी के लोग ही देंगे। लेकिन फिलहाल कम से कम कश्मीर में तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की एक बार फिर से जीत हुई है। हरियाणा में भी लोकतंत्र की जीत हुई है, जीत हार किसी भी दल के हो। तो हमारे पास से फिलहाल इतना ही। अशोक और आरेंद्र आपके पास वापस लौटते हैं। शुक्रिया निखिल। तो दो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको समझनी पड़ेगी। जो एक निखिल ने बताया, 1000 से जो है हार जीत का जो फासला है वो 6 सीटों पर है और ये 6 सीटें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 सीटें एकदम से पलट जाएंगी और पूरी तरह से पलट भी जाएंगी। तो ये समझना चाहिए इनमें से कई सीटों पर कांग्रेस आ गया है, कई सीटों पर बीजेपी आ गया है। तो ऐसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये दिलचस्प होगा कि ये 1000 ये जो 6 सीटें सेटल होती है तो क्या होता है। एक और बड़ी तस्वीर आरेंद्र जो हमें इन चुनावों से समझनी चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो हरियाणा हो, जनता ने बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी के लिए वोट किया। वो हरियाणा में उन्होंने दिखा दिया कि भाई उनको इस तरह से पसंद नहीं कि जिसको देना है बहुमत पूरा दे देते हैं, ये छोटी छोटी पार्टियां गेम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेजेपी जैसे पिछली बार बिल्कुल वो उसने क्लियर कट कर दिया। और जम्मू कश्मीर में भी यही दिख रहा है कि वहां भी उन्होंने निर्दलियों के लिए, छोटी पार्टियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले दम पर जो है बहुमत में सरकार बनाते दिख। बिल्कुल, तो एक स्पष्टता दिखाई पड़ रही है दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में और ये स्पष्टता नतीजों में पूरी तरीके से तब्दील होगी। तब तक हम लगातार आपके पास हर रुझान नतीजे को लेकर आते रहेंगे। फिलहाल जनादेश का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अलग मेहमानों, अलग एंकर्स के साथ हमारी ये मौजूदगी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।